अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और जी आया हूँ आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है सिटी एट 10 में। उम्मीद करता हूँ कि आपका मंडे जो है वो बड़ा हैप्पी होगा, क्योंकि मंडे जो है वो अमूमी तौर पर हैप्पी नहीं होता है। टेंशन से स्टार्ट होता है और टेंशन में ख़त्म होता है। संडे की रात ही लोगों को जो है वो टेंशन लगने शुरू हो जाती है और महसूस होना शुरू हो जाती है कि कल मंडे है जी, काम पे जाना है, पहला दिन है हफ्ते का। और प्रेशर जो है वो लोगों ने बहुत लिया होता है। तो अपने आप को प्रेशर मत दिया करें और हमेशा बड़े काम रहा करें, बड़े तसल्ली के साथ अपने दिन की शुरुआत किया करें। ये बड़ा ज़रूरी है। किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स से पूछा कि इंसान ज़िंदगी में क्या चाहता है। उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया आगे से। उसने कहा कि इंसान हर वो चीज़ चाहता है जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है वो उस पर मुतमईन नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। आप इस सोच के साथ, इस मुस्बत सोच के साथ अपने घर से बाहर निकला करें कि आपके पास काम है। हजारों लोग उस काम के लिए तरस रहे हैं, सैकड़ों लोग। बल्कि आपके पास अगर एक अच्छी नौकरी है और उस नौकरी से आप बरसरे रोजगार हैं और आपका घर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में एक तस्कीन होनी चाहिए, आपके दिल में एक इत्मीनान होना चाहिए, आपका दिल कंटेंटेड होना चाहिए कि कम से कम ये नौकरी मेरे पास है जिस नौकरी के लिए हजारों लोग जो है तड़प रहे हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी सीवी लेके दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आपके पास रोजगार है, आप लकी हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास फैमिली है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास औलाद है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम डिनाई कर देते हैं और जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसके बाद हमें इसका खुमियाजा इस शक्ल में भुगतना पड़ता है कि फिर जब कुदरत आपसे ये नेमतें वापस ले लेती है फिर आप कंप्लेन करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से बहारें जो हैं आती रहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम एक अच्छी खबर ये देंगे कि मौसम जो है बेहतर होना शुरू हो चुका है। हम गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिन से जो है स्मोक के ऊपर बात कर रहे हैं, स्मोक के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन बीमारियों की वजह से लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। इस हद तक हम लोग संजीदा हो चुके हैं कि हम लोगों ने अपने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए हैं, जिसके ऊपर ताजरों की जानिब से भी बड़ा रिएक्शन आया। लेकिन क्या करें, हमें ये करना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन आज एक इंतहाई ब्राइट और सनी डे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। धूप बड़ी चमकदार है और जो AQI लेवल था जो 1000 तक पहुंच चुका था वो कम होकर आज 100 तक आ चुका है, 100-150 तक आ चुका है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है बिलाशुबा। तो आज के मौसम के हवाले से बात करेंगे टुडेज वेदर में। मौसम के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आज के दिन रहेगा। और बारिश का इम्कान ताहाल अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बारिश के बगैर ही मतला साफ हो चुका है और इंतहाई मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है। और इस वक्त खसूसी तौर पर आपको अपनी चेस्ट इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, कफ से बचाने के लिए, खांसी नज़ला ज़ुकाम से बचाने के लिए, क्योंकि स्टिल इसके चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई। बारिश जब तक नहीं होगी तब तक ये बीमारियां जो हैं वो साथ साथ कैरी ऑन रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बरान रहमत जो है बरसा दे, ताकि ये तमाम की तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं, जो मौसमी तब्दीली की वजह से जन्म लेने वाली बीमारियां हैं, उससे हमारी बची हो सके। बहरहाल इस वक्त मौसम के हवाले से बात करें, खुशगवार हो चुका है और बड़ा ही मतला साफ है। 2 दिन कबल जो आपको यहाँ पर स्मोक के जो बादल नजर आ रहे थे और स्मोक का राज नजर आ रहा था, जिसकी वजह से मोटरवे भी बंद थी, सफरी मसाइल भी बड़े लोगों को जो है सामना उनका करना पड़ रहा था, आज वो मतला साफ हो चुका है और बड़ा ही बेहतरीन दिन जो है उसकी शुरुआत हुई है और खूबसूरत दिन। यही वही मनाजिर है जो आज से 2 दिन पहले आप कबल देख रहे थे, तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्मोक ही स्मोक नजर आ रही थी, जो कि इंतहाई खतरनाक भी थी। हमने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स भी किए, बड़े आगाही भी दी लोगों को और उम्मीद करते हैं आप हमारे प्रोग्राम से, हमारी आगाही से मुस्तफीद भी हो सके होंगे। 18 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ हमारे आज के प्रोग्राम में विराजमान है हमारे बड़े ही खास दोस्त और हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान साहब। अब्दुर्रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? उनके साथ साथ हमारे तशरीफ रखते हैं अरसलान दुरानी साहब जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। अरसलान वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे ही गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा। हम लोग खास तौर पर MCF के हवाले से बात करें तो मैं आते वक्त देख रहा था, सबसे पहला टॉपिक मैं इस पर आना चाहूँगा।
कि जेल रोड के ऊपर हमने देखा है कि उन्होंने एक रोड को डिवाइड कर दिया हुआ है। जो टू व्हीलर के लिए उन्होंने एक अलग से सेपरेट रोड मुख्तस कर दी और वहां पर उन्होंने बैरियर्स लगा दिए कि आप यहां से जा सकते हैं, और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के लिए उन्होंने गाड़ियों की रवानी और ट्रैफिक मुतासर ना हो इस वजह से उन्होंने गाड़ियों के लिए खुला छोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी मोटर बाइक्स जो हैं और टू व्हीलर जो हैं वो गाड़ियों वाली जगह पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बड़े मसाइल का सामना लोगों को हो रहा होता है। मैंने इसकी बकाया तौर पर वीडियो भी बनाई है, मेरे पास मौजूद है मोबाइल फोन के अंदर, कि लोग किस तरीके से लेन तोड़ते हुए अपनी मोटरसाइकिल की जगह को छोड़ते हुए गाड़ी। अब देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज ब्लेम नहीं की जा सकती, इंतजामिया कर रही है अपने हद तक, जो उनके बजट के अंदर है, जो उनके इख्तियार के अंदर है, वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी एजुकेट होने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू शराज। देखें, ये बड़ा अहम मसला है। इसमें आप अगर 1122 के रेस्क्यू के अदादोशुमार ले लेना तो 50% से 60% तक हादसा की वजह मोटर बाइक और रिक्शे होते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि वो गलत लेन में चल रहे होते हैं। पीछे से देखिए, कोई भी हाईवे है, कोई भी मेन रोड है, उसमें जो बड़ी बसें या बड़ी गाड़ियां आ रही होती हैं स्पीड से एक्सट्रीम राइड पे जी, अगर उनके सामने कोई अचानक से आ जाता है तो वो ब्रेक लगाना नामुमकिन हो जाता है। अगर तो आप 60 के करीब हैं तो फिर तो आप ब्रेक लगा देंगे, 80-100 के करीब हैं तो आपकी ब्रेक नहीं लगेगी और तसादम हो जाएगा, और तसादम में गाड़ी का जो है वो बम्पर टूटेगा और मोटर बाइक गिर जाएगी और उस बंदे का जो है वो नुकसान ज़्यादा होगा। बहुत सारी हलाकतें होती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कराची की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि सालाना तकरीबन 1 अरब रुपया हादसा की रिकवरी पे गवर्नमेंट का खर्च होता है। इतनी बड़ी तादाद कराची, क्योंकि वहाँ अगर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो फैसलाबाद की ऐसे जो है वो इनको भी निकालनी चाहिए कि कितने लगते हैं जो एक्सीडेंट पे आते हैं, सरकार का कितना खर्च होता है, प्राइवेट कितना होता है, तो ये बड़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती है। तो जैसे ये MCF ने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर वो आर्जी कोन्स वगैरह लगाई हैं, तो ये परमानेंट होनी चाहिए। मोटर बाइक्स का परमानेंट एक जो है वो इस तरह से रास्ता या रूट मुकर्रर होना चाहिए, उसमें चले। अगर वो रॉन्ग वे में चलता है तो उसका चालान होना चाहिए। मासवाई उसके जब उसने सड़क तब्दील करनी है, यू टर्न लेना है या कहीं और जाना है तो फिर तो वो समझ आती है, लेकिन रूटीन में उसको हमेशा अपने रूट पे जाना चाहिए। इसमें शराज आप देखेंगे 80% हादसा पर काबू पाना मुमकिन हो जाएगा। मोटर बाइक वालों को समझ नहीं आती जल्दी किस बात की होती है। हेलमेट वो नहीं लेते, ज़बरदस्ती सरकार की जानिब से चालान किए जाते हैं तो वो हेलमेट लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वो नहीं बनाते, अभी ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हैं तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। सबसे डेंजरस सवारी है और आए दिन इसके हादसा होते रहते हैं। इसके बावजूद ये अभी स्मोक में देख लें, इसका बड़ा हिस्सा है। लाहौर की जो स्मोक है उसमें 85% ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है और तकरीबन जो है वो 3 लाख प्लस उधर बाइक्स है, तो वो बाइक्स का अगर आप हिस्सा डालें तो वो 60% तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल टोटल स्मोक का। तो ये बहरहाल गवर्नमेंट के भी इसमें फॉल्ट मैं कहूँगा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी करते हैं, अगर आप बसेस देते हैं तो लोग बाइक्स का इस्तेमाल कम कर देंगे, क्योंकि जो भी जॉब पे आता है जिसने भी बच्चों को छोड़ना है तो उसके लिए आसान होता है कि बच्चों को बिठाया और चलेगी और साथ में अपनी नौकरी पे चलेगी। अगर बसेस चलती हैं नंबरों वाली, जैसे माजी में भी चलती रही हैं, या लाहौर में मेट्रो है, तो उसमें ये होगा कि उस रूट पे जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी दफातर है तो वो लोग चला जाया करेंगे। बहरहाल ये आपकी बात ठीक है कि सारा कुछ गवर्नमेंट पे भी नहीं डाला जा सकता, पब्लिक पे भी नहीं डाला जा सकता, लेकिन कम से कम रूट फॉलो किया जा सकता है कि जो रोड आपके लिए बनाई है उसमें आप अपने खतरात कम कर सकते हैं। कि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलते हैं तो आपके लिए खतरात अल्टीमेटली कम हो जाएंगे, उधर सिर्फ आपको बाइक्स ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप सेंटर वाली लाइन पे या एक्सट्रीम राइट पे चलते हैं, जैसे कि बाइकर्स की अक्सर आदत है, तो उसमें एक्सीडेंट होने का अमकान बहुत ज़्यादा होता है कि उसमें रिक्शे भी आ रहे होते हैं, उसमें वैगनें भी आ रही होती हैं, उसमें तेज़ रफ्तार लोग भी आ रहे होते हैं। ये देखिए शराब, जिसने गाड़ी ले के एक्सट्रीम राइट पे आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको जल्दी है और वो स्पीड लगाने की कोशिश करता है। तो शहर में 60-80 की स्पीड रूटीन की बात है, लेकिन अगर आप अचानक से सामने आते हैं देखे बगैर, और ये आए दिन मैंने देखा है कि बाइक वाला या रिक्शे वाला बगैर देखे मोड़ काटता है और बगैर देखे यू टर्न ले लेता है, सामने आ जाता है। बैक मिरर्स का इस्तेमाल नहीं करते ना? करते ही वो तो सब ऐसे ही नहीं सामने लेफ्ट पे देखना गुवारा ही नहीं करते ना। असलाम, मुझे आप भी बताइएगा कि अगर हम खास तौर पर मौसम के हवाले से बात करें, मौसमी तब्दीली हम देख रहे हैं और मौसम बेहतर होता चला जा रहा है और मतलब भी साफ हो रहा है, स्मोक खत्म हो रही है, तो क्या जो खेलता पंजाब के जो जानिब से हम देख रहे हैं कि उसके तहत जो खेल खेले जाने थे और जो प्रोग्राम्स होने थे वो दोबारा से कंटिन्यू होंगे? देखिए 18 नवंबर तक कहा गया था कि दोबारा उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। लेट्स सपोज आज देखते हैं क्या करते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी शुरू हो, अच्छा भी नहीं होगा, अभी टाइम लेंगे वो।
अपने तौर पर उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर थे मुकाबले शुरू हुए थे उनको उन्होंने क्लोज कर दिया, उनकी क्लोजिंग सेरेमनी भी हो चुकी है, कुछ हुए थे कुछ नहीं हुए थे बीच में, तो वो सारा फोक की वजह से पूरा का पूरा जो उनका एक था एक शेड्यूल बना हुआ वो सारा डिस्टर्ब हुआ। अब उम्मीद यही है कि अगर ये हफ्ता अच्छा गया और स्मोक की सूरत हाल जो है वो बेहतर रही। लेकिन असल देखें हम फोरकास्ट भी तो करते हैं ना मौसम को, हम अगले दिन बता सकते हैं 24 घंटे बाद बारिश होनी है नहीं होनी है, हमें पता कल दर्जा हरारत क्या होगा, सनी डे रहेगा, बुध वाले दिन मौसम कैसा होगा, अगले हफ्ते मौसम कैसा होगा, ये चीजें फोरकास्ट भी तो की जा सकती है। पंजाब गवर्नमेंट फोरकास्ट नहीं कर सकती, दुनिया करती है, हम नहीं करते। हाँ, हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ वो क्या कहते हैं मफरूजों पर चलने वाली हमारी एक स्ट्रेंथ है। तो वही हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि कल आपको पता है कि फैसलाबाद में लॉकडाउन था, उस स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन करवाया हुआ था। अब कल कितनी धूप निकली थी, एक हफ्ते से तकरीबन 1.5 हफ्ते से ताजरों ने कोई वैसा रश नहीं देखा था। एक तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, फिर लोग भी कम निकल रहे थे, तो वो जो नॉर्मल डेज में अमूमी तौर पर हम रश देखते थे घंटा घर में, वो नहीं था। अब कल वाला दिन वो था जहाँ पर लोगों ने निकलना था, क्योंकि कल सनी डे था बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक, कहीं संडे भी था और संडे भी था, तो लोगों ने बाहर निकलना था, उस दिन लॉकडाउन था। तो आप यहाँ से एस्टिमेशन चेक करें इनकी कि ये कितने फोरकास्ट करते हैं और कितना प्रेडिक्शन करते हैं, अमल दरामद करते हैं। अब 24 तक इन्होंने बंद कर दिया, अब भाग के तो वैसे ही मतला साफ हो गया, स्कूल्स को बंद कर दिया 24 तक। तो ये मंतिक समझ में नहीं आ रही कि ये किस तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं। यार आप एटलीस्ट आपको जब समझ आ रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर जो है वो स्कूल गोइंग जो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से फॉग जो है वो ये स्मॉग जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, या कोई दुकान खुलने की वजह से उसके कोई अल्टीमेट और अल्टरनेट भी वजूहात हैं जो कि अभी तक साइंटिस्ट शायद उस तक पहुंच नहीं पाए। हमारे साइंटिस्ट देखिए, दुनिया में ये सब कुछ होता है, दुनिया में स्मॉग भी होता है, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस हद तक वो लोग नहीं जाते। सबसे पहले स्कूल्स को बंद करो, सबसे पहले आपको स्कूल्स बंद करने हैं, मतलब आपकी एजुकेशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अरसान ने बड़ी बात की है कि कल संडे था और लोगों ने बाहर निकलना था और स्मोक भी ना होने के बराबर थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लॉकडाउन रहा, और से 15 दिन पहले जो है जितना रश था स्मोक के दौरान रश था, तो ये एक काबिल मजम्मत भी है और काबिल अफसोस भी है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं, अरसलान दौरानी मौजूद हैं। हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, हम मौसम क्लियर हो जाने के हवाले से बात कर रहे हैं, स्मोक कम होने के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ इंतजामी मामलात के हवाले से बात करें। तो इंतजामी मामलात के हवाले से बात करें तो अब्दुल रहमान मुझे ये बताएगा कि MCF के पास जो मेन सीट्स हैं वो खाली हैं, मैंने ये सुना है, उसकी क्या वजूहत देख रहे हैं आप, और अभी तक फिल क्यों नहीं हो सकी? शिराज, ये तकरीबन 10 रोज हो गए हैं, चीफ ऑफिसर का ओहदा खाली है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, MOR का ओहदा खाली है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, इसके अलावा MOP का ओहदा खाली है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है कमिश्नर सिल्वर सईद को। उस हवाले से भी ज़राए का ये मौक़िफ़ है कि वो नहीं चाह रही कि कोई और जो है वो संभाले, एडिशनल चार्ज पे मामला चलाए जा रहे हैं। MOP यहाँ पे आए थे, उनसे चार्ज नहीं लिया गया, रेगुलेशन ब्रांच और प्लानिंग ब्रांच को एडिशनल चार्ज दिया गया, चीफ ऑफिसर भी एडिशनल चार्ज पे चल रहा है। तो ये मसाइल तो बहरहाल हैं इसमें कि कॉरपोरेशन का सारा इंतजामी ढांचा मुतासर होकर रह गया है, बड़े अफसरान ना होने की वजह से चीज़ें चल नहीं पा रही। एडिशनल चार्ज जिनको दिए गए हैं, जिसमें प्लानिंग वाली एक मैडम मुदस्सरा है, उनके पास वो जुमरा का चार्ज है और साथ में एक और तहसील का एडिशनल चार्ज भी, अब फैसलाबाद का भी एडिशनल चार्ज आ गया। तो ये देखिए बड़ी कॉरपोरेशन है, इसमें बिलाशुबा 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अब उसको अगर आप इजाफी चार्ज पे चलाएंगे तो बहरहाल मसाइल तो सामने आएंगे, चाहे वो इंक्रोचमेंट के हों, चाहे ये इम्प्लीमेंटेशन करवानी हो लॉकडाउन की, या इसी तरह से स्ट्रीट लाइट्स का मसला, या आप सड़कों पर गुजरते हैं पैच वर्क का मसला। तो ये सारे मसले जब एक फुल फ्लैज चार्ज होता है किसी के पास भी CU ऑफिस में या रेगुलेशन में, जो उनके शोबे हैं प्लानिंग वाले जो डील करते हैं दुकानों को, दूसरे जो है वो नक्शों को, तो जो फुल फ्लैज चार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप देखिए अगर कोई छोटी मोटी डेजिग्नेशन हो ना, तो फिर वो क्लर्क टाइप, फिर वो इट्स ओके, खैर है, उसके 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, 1 महीना भी लग जाए, लेकिन MOR का चीफ ऑफिसर का ओहदा खाली होना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और 10 दिन का गुजर जाना, ये वो मामला था जो 1 आधे दिन के अंदर सॉल्व होने चाहिए थे, 10 दिन गुजर जाना। फिर दूसरा सवाल ये कि जब एडिशनल चार्ज किसी को मिलेगा तो वो अपना डेजिग्नेशन की जो जिम्मेदारियां वो भी पूरी नहीं कर पाएगा,
और एडिशनल पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। शिराज, एडिशनल चार्ज पे जो भी ऑफिसर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता चीज़ों का ना, अच्छा। क्योंकि वो तो बस डाक निकाल रहा होता है या थोड़ा बहुत मामला देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है एक्चुअली ना। क्योंकि अगर देखें उसके पास, जैसे आपने कहा कि अपना चार्ज भी होता है जिसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसके बारे में भी बता रहा होता अपने हेड ऑफिस में जिसको भी वो जवाबदेह है, और फिर जो अजाफी चार्ज है उस पर भी वो थोड़ा बहुत काम कर रहा सही। होता है ताकि मामला चलते रहें। तो इसमें कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ बेहतर अंदाज में नहीं हो सकती। दुनिया भर में या पाकिस्तान में किसी भी शोबे में जब इजाफी चार्ज दिए जाते हैं तो या तो लोगों को oblige किया जाता है या मामला तो आपको स्टॉप करने का मकसद होता है कि रोकें या इसको स्लो करें, क्योंकि एडिशनल चार्ज वाला उस स्पीड से नहीं चल सकता, उसकी उस तरह से कमांड नहीं हो सकती, उसको ये भी नहीं पता होता कि ये चार्ज कितने दिन चलेगा, और इस वजह से वो चेन ऑफ कमांड मुतासर होती है, क्योंकि वो काम भी नहीं ले पाता। जो नीचे होते हैं उनको भी पता होता है कि ये पता नहीं कितने दिन है, वो भी जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कि ये तो खुद से ही जिनको नहीं आइडिया कि वो कितने दिन होंगे, तो इसलिए वो सारा काम ही नीचे से ऊपर तक मुतासर हो जाता है। महज डाक निकलती रहती है, लुक आफ्टर चलते रहते हैं, लेकिन जो बड़े काम है वो मुतासर होते हैं। जैसे इंक्रोचमेंट के खिलाफ अब ड्राइव चल रही है, वो सारी मुतासर होगी, या स्मोक के हवाले से जो इकदाम चल रहे हैं वो मुतासर होंगे, दीगर जितने भी फंड्स लग रहे हैं, डेवलपमेंट की स्कीमें चल रही हैं, वो सारी मुतासर होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक फुल फ्लैज होता जो है वो पुर किया जाए, प्लानिंग का है या रेगुलेशन का है या चीफ ऑफिस का, ये तमाम मुद्दे पूरे होने चाहिए, फिर ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के मेन ओहदे जो हैं वो खाली हैं, ये छोटी खबर नहीं है, और ये लम्हा फिक्रिया है कि 10-12 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो सीट्स जो हैं वो पुर नहीं हो सकी। तो इंतजामात, शहरी मसाइल और मामलात और सरगर्मियाँ किस तरीके से मुतासर हो रही हैं जो कि MCF के ज़िम्मे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। MOR की सीट खाली होना, चीफ ऑफिसर की सीट खाली होना, ये कितना बड़ा अलमिया है। मुझे अरसलान ये बताइएगा कि आपने स्पोर्ट्स के हवाले से बात की कि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत शायद फैसला करे कि ये खेलता पंजाब के तहत जो खेलों की सरगर्मियां हैं उसको दोबारा से बहाल किया जाए। आपने कहा देखते हैं जी आज या कल में कुछ फैसला सामने आएगा। आपको लग क्या रहा, आप अपनी फोरकास्ट बता दीजिए। आपको लग रहा है कि एक हफ्ता मजीद लग जाएगा, और खेलों की सरगर्मियां होना कितना जरूरी है फैसलाबाद जैसे शहर के अंदर, जहां पर वैसे ही खेलों के मैदान की कमी है और खेलों की एक्टिविटीज की कमी है? क्या कहेंगे सवाल? देखिए, ज़रूरी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इतने अरसे बाद ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट, ऐसा कोई बड़ा हमें खेलता पंजाब के थ्रू एक टूर्नामेंट नज़र आया जिसमें मुख्तलिफ गेम्स थी और बड़ी तादाद में नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया था, और बहुत सारे नया टैलेंट जो वो सामने आ रहा था, जिसमें हॉकी है, क्रिकेट थी, टेप बॉल क्रिकेट। आपको पता है टेप बॉल क्रिकेट, वो उसका टैलेंट हर गली मोहल्ले में मौजूद होता है, उसको प्लेटफॉर्म मिला सबको खेलने का, और तकरीबन कोई 33 से ज़ायद क्लब थे फैसलाबाद के जो कि रजिस्टर्ड हुए इस खेलता पंजाब में और खेल रहे थे। तो अगर अब ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ख़त्म हो गया, डिवीजन लेवल पे शुरू होगा, तो उसमें मज़ीद कॉलेजेस भी के स्टूडेंट्स भी आएंगे, फिर नौजवान जो उनको मज़ीद मौका मिलेगा, और इंटर डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेंगी खेलों की सरगर्मियाँ। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि आइंदा आने वाले 7-8 दिनों में ये फैसला हो जाए कि कब शुरू होनी है डिवीजनल लेवल की, और 7-8 दिन में भी फैसला होगा कि कब शुरू होनी है। जैसे आप 24 तक स्कूल बंद है ना, उस हिसाब से ये अच्छा। इसके साथ साथ ही कोशिश करें चलें। तो क्या ये अच्छा, ये आपकी डोमेन नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग यू कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ 24 से पहले स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा या नहीं? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा। अगर अब सूरत हाल बेहतर रही तो हो सकता है फैसला हो जाए कि खोला जाए, लेकिन फिर अब दिसंबर की छुट्टियां भी हैं, फिर छुट्टियां तो छुट्टियां हैं, वो ये भी काउंट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि 24 तक तो नहीं। वो छुट्टियां तो नानी के घर जाने वाली होती है ना, ये जरा जबरदस्ती घर ही जाएंगे तो मेरा ख्याल से कि 24 तक तो नहीं होगा, 24 के बाद फैसला होगा कि क्या करना है महकमा जो स्कूल एजुकेशन का है। मेरे ख्याल से अभी एक सूरत हाल अगर बेहतर है तो खोल देनी चाहिए, इतना वो अब सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, वो सूरत हाल नहीं रही जो पहले आज से गुज़श्ता 2-3 दिन पहले थी स्मोक की। तो अब वैसे भी अब आइंदा बारिश तो है नहीं, तो हो सकता है स्मोक दोबारा वही सूरत हाल हो जाए। हाँ, ये तो भी इसलिए 24 तक उन्होंने इसको खींचा है। बात वही है रहमान के, हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे जहां पर हमारी ये हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। इस शहर में आपको पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का कोई आला ही नहीं है जिससे आप उसको काउंट कर सकें कि क्या है, कि सूरत हाल क्या नहीं है। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जनाब क्लब के राउंड अबाउट कोई लगा हुआ है, वो भी पता नहीं सही फाल है, और वो जो बता रहा है वो एक्यूरेट है नहीं है, वी डोंट नो।
और अच्छा। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ आपको AQI जो है वो आपको नजर आएगा, लेकिन वो जो एक करेक्ट फिगर है वो हमें कहीं पता नहीं रहमान, करवा मुझे सकते। मैं बताइएगा, के पास हम भी लोग शहर के अंदर इस वक्त शहरी लेवल पे बात करता हूं, मैं मुल्की लेवल के ऊपर बात नहीं करता, हम लोग मफरूजात के ऊपर खेलते हैं, असम्पशंस के ऊपर। ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा, छुट्टियां बढ़ा दो। तो ये दुनिया जहां पे पहुंच चुकी है, दुनिया को पता है आज से साल बाद जो है इस दिन क्या मौसम होगा, ये तक लोगों को पता है, लेकिन हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं? शराब, एक तो जो वेदर के हालात है, जैसे फोरकास्ट करने वाले बरसान बता रहे हैं एयरपोर्ट पे लगा है या जनाब कला प्राइवेट ज़्यादातर लगे हुए हैं, सरकार के उस तरह से नहीं है। दूसरे नंबर पे ये जो वेदर चल रहा है अभी फोग का, देखिए स्मोक को ज़रूरी होता है कि वो फोग का सहारा मिले, हवा बंद हो, सूरज ना हो। अगर सूरज होगा डिस्पर्स हो जाएगी, हवा तेज़ चलेगी, वो नहीं होगी। कराची में, बम्बई में नहीं है क्योंकि तेज़ हवा चलती है, समुद्री साहली इलाकों में बारिश होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। अगर ये इसको फोग मिलेगी तो ही ये स्मोक बनेगी ना, धुएं को फोग ना मिले तो वो डिस्पर्स हो जाएगा। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। तो ये बड़ा मसला है हमारे कि यहाँ पे हम फोरकास्ट तो कर ही नहीं सकते ना कि कल फोग होगी या नहीं होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स से सूरज की वजह से डे में नीचे भी आ जाता है, रात को फिर ऊपर चला जाता है। स्मोक मौजूद है, फोग नहीं होगी तो वो स्मोक भी नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला है वो इन दिनों में इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आप सुबह अगर वॉक करें तो घास पे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे बारिश हुई है, ऐसे लगता है। हाँ, नमी होती है। तो ये बड़ा मतलब वेदर है। फिर हवा रुकी हुई है बिल्कुल, यानी कि या तो बारिश थोड़ी बहुत उन्होंने बताई हुई थी कि इस वीक में हो जाएगी, अगर वो होती है तो फिर स्मोक के बादल जो है वो 15-20 दिनों, महीने 2 महीने के लिए छट जाएंगे। अगर नहीं होती फिर तो ये खतरात मौजूद है जब तक मसनूई बारिश की जानब नहीं जाते। देखिए ये ओजोन की तह के इर्द गिर्द तो होती है ना सारी, फिर जब हवा रुकी होती है, गर्दो गुबार ऊपर जा रहा है, स्मोक ऊपर जा रही है, तो फिर ऊपर से जब फोग आती है तो फिर वो जो है वो स्मोक भी मुतासर करती है, फोग भी मुतासर करती है। अब कराची में देख लें एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं है, ज़्यादा ही है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि तेज़ हवाएं चलती है इसलिए वो स्मोक डिस्पर्स हो जाती है, फोग होती नहीं है उधर। ठीक है, स्मोक और फोग की पेश नज़र और मौसम जो अनप्रेडिक्टेबल है उसके पेश नज़र खेलों की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। ना सिर्फ खेलों की सरगर्मियाँ बल्कि तालीमी सरगर्मियाँ भी जो हैं वो शदीद मुतासर हुई हैं। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। खेलों के हवाले से मैं मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगे, अपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिव नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग जो है वो एक अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर जो है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। अच्छा अरसलान, आपने मुझे बताया कि स्कूल्स बंद हैं और तालीमी इदारे बंद होने की वजह से खेलता पंजाब के तहत जो सरगर्मियाँ होनी थी खेलों की वो भी ताख़ीर का शिकार है, जारी बात है। तो अब बच्चों की सरगर्मियाँ जो हैं वो सिर्फ लिमिटेड रहेंगी घर के अंदर तक। अब घर के अंदर बच्चे होते हैं बोर, अब उनको बाहर जाना होता है, किसी न किसी शेप और फॉर्म में बाहर खेलना होता है। तो वो गली के अंदर, एक गली की जो क्रिकेट है वो भी हमें लग रहा है कि दम तोड़ती चली जा रही है। फ्लड लाइट क्रिकेट होती थी, गली के अंदर मैचेस होते थे, वो भी अब स्मोक की वजह से, उसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं उस तरीके से। तो बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? फिर बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं, हम कहते हैं यार बच्चे बाहर गए, हम तो जाना है। देखिए ये जो आप अभी आपने गली क्रिकेट की या इस तरह की एक्टिविटीज़ की आपने मिसाल दी है, ये वाकई वो चीज़ें थी जिसकी वजह से एक नया टैलेंट और मुनफरिद चीज़ें देखने को मिलती थी, टैलेंट उभर कर सामने आता था। हाँ। जितने भी आप बड़े स्टार्स को उठा लें उन्होंने कहीं ना कहीं गली क्रिकेट ज़रूर खेली हुई है। तो फैसलाबाद में तो वैसे ही टैलेंट बहुत ज़्यादा, क्रिकेट की सिर्फ क्रिकेट नहीं है बाकी बड़ा टैलेंट है। तो प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा ज़रूरी था, वो मिला। अब क्योंकि रुका हुआ है तो उससे थोड़ा सा बच्चे दिल बर्दाश्ता ज़रूर है कि हम जा रहे थे एक तरह से। फिर स्कूल जो है, मुख्तलिफ स्कूल जो हैं वो अपने तौर पर भी खेलों की एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। HEC हो गया, HED हो गया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन, इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर कॉलेजेस, इंटर स्कूल्स, ये सारी गेम्स जो ये हो रही थी इससे पहले, ये स्मॉग से पहले की सूरत हाल। तो जैसे ही स्मॉग आया, अब क्योंकि स्कूल भी बंद है, स्कूल पर भी बंद हो गई, फिर अगर आप प्राइवेट कहीं खेल रहे थे तो वो भी बंद हो गई। तो उससे एक असर तो पड़ेगा बच्चों की एक ज़हन पर, एक कमिटमेंट पर, क्योंकि कमिटमेंट की होती है। बच्चों को छोटे छोटे बंदे ख्वाब होते हैं कि यार मैं जाऊंगा मैच में, ऐसा खेलूंगा, मैं इतने गोल करूंगा, तो वो दिल बर्दाश्त हो जाता है बच्चा। तो ये एक्टिविटीज मुसलसल चलनी चाहिए, होता ये सिर्फ इस वजह से नहीं चलनी चाहिए कि बच्चों की खेलों की सरगर्मियां जो है बहाल रहे हैं, बल्कि इस वजह से भी चलनी चाहिए क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी जरूरी है। वो पॉजिटिव सोचता है, वो मुस्बत सोचता है जब वो खेलों के अंदर इन्वॉल्व होता है, अपने जैसे दीगर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसका दिमाग जो है वो नॉट्स ओपनिंग इन हिज माइंड, ये बड़ा जरूरी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, उनके साथ साथ अरसलान दुरानी मौजूद हैं। खेलों की एक्टिविटी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्यों खेलों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, कब तक बहाल होंगी, कौन कौन से खेल होंगे। अच्छा ये बताइए कि खेल कौन कौन से हैं इसमें? मेनली अगर बात करें प्रीडोमिनेटली इसमें क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा कौन कौन से? क्रिकेट है, इसमें फुटबॉल है, हॉकी है, इसके अलावा बैडमिंटन है, फिर एथलेटिक्स के भी मुकाबले हैं जिसमें दौड़ भी होगी, इसके अलावा जेवलिन थ्रो हो गया। अच्छा। और डिस्क थ्रो जिसको कहते हैं वो थी। तो मुख्तलिफ खेलें थी और मेनली इसमें मेरे ख्याल में क्रिकेट है, कबड्डी भी थी। अच्छा कबड्डी भी थी। तो एक अच्छा हर अच्छा तरह अरसलान, से मुझे एक बड़ा अफसोस भी होता है देख के शहर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर, और वो ग्राउंड जो बेचारे फाल भी नहीं है, वहां पर हम देखते हैं अक्सर गाड़ी चलाते हुए, बाइक के अंदर के ऊपर जाते हुए, वो उन ग्राउंड्स के अंदर कबड्डी प्लेयर्स ने उस जगह को मुख्तस किया होता है और वहां पर वो कबड्डी मैचेस अपने मदद आपके तहत करवा रहे होते हैं। तो ये उनको कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कबड्डी आपको सरप्राइज, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि फैसलाबाद के कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल लीग्स में जाके खेलते हैं। और जैसे शौकत सपा वाला एक नाम आपने शायद सुना होगा, कबड्डी में बड़ा नाम अच्छा। था। हीरा भट्ट एक बड़ा नाम था। हीरा भट्ट ये वो लोग हैं जो कि न्यूजीलैंड से, कनाडा से, उनकी टीमों से जाके खेले, उनके क्लबों से जाके खेले हैं। तो ये यहाँ के ही लोग हैं, इधर ही खेले इन जगहों पे, और वहाँ की फैसिलिटीज और यहाँ की फैसिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। अब फैसलाबाद में कमालपुर कबड्डी स्टेडियम बनाया गया था। अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बनवाया। अब उसकी हालत आप देखें कि वहां पर उसके अंदर बैल जो है वो बांधे होते हैं, गायें बांधी होती हैं, गधे बांधे होते हैं उन्होंने, कोई उसकी देखभाल नहीं, सारा टूट फूट का। और उसको जो मैनेज इस तरह से किया गया था कि उसकी जो दाखिली रास्ता है वो बनाया ही नहीं गया था प्रॉपरली कि खिलाड़ियों ने कहाँ से आना है और आम आवाम ने कहाँ पर आना है। अब एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि मलकपुर में एक अच्छा हॉकी जो कबड्डी का स्टेडियम है वो बनाया गया है। अब देखते हैं मलकपुर में। हाँ, अब उसका अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ, वो हैंड ओवर होना है डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के। तो उसमें भी बहुत सारी जो मसलहतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो रहमान, कितना जरूरी है कि एक बच्चा सोशल मीडिया को छोड़ के अपने शौक को पूरा करने के लिए वर्जिश करता है, और ये कबड्डी प्लेयर्स की आपने पता है इनकी फिजिक देखी होगी कितने फिट होते हैं, कितना जरूरी है ऐसे लोग अगर एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हो उनको मजीद हम ऐसे मौके दें कि वो ऐसी एक्टिविटीज की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम उनके लिए बैरियर्स लगा के मौके बंद कर रहे होते हैं, वो बेचारे रोड साइड्स के ऊपर खेलने पर मजबूर होते हैं। क्या कहेंगे शराज? ये कुछ इलाके में जो अच्छी कॉलोनीज है वहाँ पर पार्क होते हैं। हाँ, आप शहरी एरिया में देख लें कि 8 बाजारों के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं, या अल्लामा इकबाल कॉलोनी या गुलाम मोहम्मदाबाद देख लें कि वहाँ पर कितने पार्क्स हैं। पॉपुलेशन वहाँ पे होगी कोई 8-10 लाख, लेकिन पार्क होंगे 2-3। तो ये बड़ा मसला है कि हमारे पार्कों पे तो कब्जे हुए पड़े हैं। जो पार्कों की जगह है वो कॉलोनियों ने बेच के खा ली है। अभी पीएचए थोड़ा एक्टिव हुआ है, लेकिन माजी में जितनी भी कॉलोनीज बनी है वहाँ पे पार्क नहीं है, वहाँ पे स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि ग्राउंड्स उन पे पीएचए को चाहिए, जहाँ जैसे ये क्रीसेंट ग्राउंड है या अल-फतेह ग्राउंड है, वहाँ पे घास प्रॉपर काटें। ये प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और इतनी घास होती है वहाँ पे, ना तो फुटबॉल। रहमान भाई, घास तो नहीं होता, घास तो कटा नहीं जाता, बल्कि जो पैचेस होते हैं उसकी वजह से इंजरीज होती है खिलाड़ियों को। उनके जो थंब होते हैं उनकी बड़ी शदीद किस्म की इंजरीज होती है भागते हुए। ये बड़ा मसला है शराज। आप मतलब पीएचई इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे करता है, इतना ज्यादा फंड्स है, या ग्राउंड स्पोर्ट्स वाले हैं वो लहदा से है, तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्लेयर्स को अच्छे मौके मिलने चाहिए। ये जेवलिन थ्रो की जो बात कर रहे हैं, अरशद नदीम जैसे अब जनूनी लोग नहीं होंगे कि जो 2012 से लगा हुआ था 2024 में अल्लाह ताला ने उसकी सुनी है, 12 साल बाद जैसे रांझे की सुनी गई। तो वो या तो बंदा इतना जुनून हो कि कोई 12 साल मेहनत करे, लेकिन वो तो विजन था ना हमारे विजन, मतलब जिसका भी विजन था, बहरहाल उसने 12 साल मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको सिला दिया। कबड्डी में बहुत सारे प्लेयर हैं, हमारे गांव के पास थे सजाद गुजर जो कैप्टन भी रहे हैं, तो बड़ी मेहनत की हमारे सामने, वो बिल्कुल हीरो बन गए। या क्रिकेट में भी कई लोग हैं। तो यहाँ पे मसला ये बनता है कि ये वो लोग हैं जिन पे कुदरत ने बहुत ज़्यादा जिनको मेरिट दिया हुआ है कि जिसको रोकना मुमकिन ही नहीं है। सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आगे आएँ। ये वो लोग हैं जो सिस्टम को शिकस्त दे के आगे चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस, और उनकी हम मिसाल दे देते हैं। वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा बन के ज़ाया हो जाते हैं, जैसे अरसलान ने निशानदेही की कि वो नीचे के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाते। जैसे अभी साजिद को मौका मिला इतने सालों के बाद, तो उसने विकेटें ले ली, नुमान को मौका मिला, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जिनको मौके नहीं मिलते।
सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, इनको मौके नहीं मिल रहे, इस प्लेयर को चांस नहीं मिल रहा। और ये वो लेवल है जो बड़ा अपर लेवल है, जो निचले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे ज्यादतियाँ होती हैं, उनका तो कहीं हिसाब ही नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा होती हैं। ग्राउंड्स नहीं है, इसके बावजूद प्लेयर्स खेल के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर करता है और बाहर बैठा दिया जाता है। डिवीजन में वो सबसे ज़्यादा गोल करता है, वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाता। तो ये सिस्टम ना होने की वजह से हमारी देखें टीमें फुटबॉल की वो 150वें नंबर पे है, कबड्डी की वो फैसलाबाद के लोग आपस में मिल मिला के चले जाते हैं, इंडिया में कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं अपने तौर पे। ये जेवलियन में अभी इसने नाम कमाया, तो ऐसे ही क्रिकेट में कमर्शियल हो गई है, तो वो अब उसका भी मेरिट देख लेना कि आपके पास आपकी कौमी टीम, ए टीम या उसके नीचे डिपार्टमेंटल टीम, वो पूरी कहीं से भी आप 11 प्लेयर नहीं बना सकते कि वो किसी भी टीम को शिकस्त दे दें। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, सारी टीम उन्होंने रेस्ट पे डाली और आपको हरा दिया। तो ये इमरान खान एक बार कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के अगर 2 टीमें हों ना तो वो दोनों को आपस में फाइनल हो, इतने मजबूत डिपार्टमेंट्स है उधर। तो ये हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स बड़े कमज़ोर हैं। ये मेरा छोटा भाई ना लेक्चर आ रहा है, तो वो बता रहा था कि बास्केटबॉल का हमने ना टूर्नामेंट करवाया, तो पूरे डिवीजन से एक टीम आई जिसको हमारे कॉलेज ने हरा दिया और वो डिविजनल चैंपियन बन गए। हम टीम ही एक आई, मतलब कंपटीशन, मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कॉलेजेस को। वो समझते हैं कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको हमने पढ़ाना है, और जो आर्ट्स वाले हैं वो तो नीयत ही ये बना के आते हैं कि ना हमने पढ़ना है ना खेलना। हमें क्रिकेट की थोड़ी बहुत अभी भी अवेयरनेस है, क्रिकेट की टीम्स बैंकों से निकल आती हैं, लेकिन बाकी खेलों की तो जीरो, जैसे रहमान बता रहे हैं कि एक ही टीम आई सिर्फ। देखिए आपने क्या करना है, आपने अपने जो स्पोर्ट्स का करियर उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है। तो वो जाहिर बात है पैसा मिलेगा तो चलेंगे ना आगे। तो जितनी स्पॉन्सरशिप क्रिकेट में है, चाहे वो एक लोकल टूर्नामेंट होता है, टेप बॉल के जो खिलाड़ी हैं, टेप बॉल के बड़े बड़े नाम जैसे तैमूर मिर्जा है, वो एक मैच की जो फीस है वो 5 लाख रुपए लेता है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वहां पर पैसा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली वो उनका दिमाग जाएगा कि यार हम खेलेंगे, हम साथ में पैसा भी आएगा। क्योंकि जो लड़के भी जाते हैं पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अब उनके अगर आप जिंदगी देखें, उनके हालात देखें, तो वो बड़े नीचे से ऊपर जाते हैं। लेकिन देखिए मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं उनकी जिनको शौक है, वो शौक के तहत देखते नहीं है कि क्रिकेट है या वो जिम्नास्टिक है। अरशद नदीम ना बनता अगर वो ये सोच रहा होता, या 2012 से उसने शुरू किया, तो वो 2017 में सोचता है यार इसमें मेरा स्कोप नहीं है, ऐसा करता तो क्रिकेट में चला जाता। बट द थिंग इज कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार वो इंजर्ड हुआ इसमें बीच में, कई अभी आपके मोहम्मद आसिफ जो हैं फैसलाबाद स्नूकर चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप बन के आए, कितने लोगों को पता है ये कितना ज़िलाई एक्नॉलेजमेंट बहुत कम है ना। दरअसल ये बड़ा एक बहुत मसला है जिसके ऊपर काबू पाने की जरूरत है। रहमान आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद थे जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको आपका होस्ट शराज बड़ खुश आमदीद कहता है। हमें होती है आपकी सेहत की परवाह, यही वजह है हम अपने एक खास सेगमेंट जो है उसका इंतखाब करते हैं। उसमें ख़ुसूस तौर पर आपको डाइट प्लान के हवाले से आपने अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखना है, सेहत कैसे मेंटेन करनी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट, इवन इफ यू गेट टायर्ड ऑफ इट लिसनिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन मैं इसमें नहीं थकूंगा। मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा कि अगर आप सेहतमंद हैं तो आपकी 1000 ख्वाहिशात हैं, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि आपने सेहतमंद होना है। तो हमें आपकी सेहत की परवाह है। यही वजह है कि आज हमने सिर्फ सेगमेंट में सिर्फ सेहत की बात नहीं करनी, बल्कि डाइटिशियन जो है हमने आज अपने स्टूडियो में उनको इनवाइट किया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहा नसीर जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। माहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm good. मुझे ये बताएगा माहा कि हम एक मिथ है कि हम जितना भूखा रहते हैं, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं तो मैं डाइट के हवाले से बात करना चाहूँगा। जब डाइट के हवाले से बात होती है तो हमारे जहन में बैक ऑफ द माइंड एक कॉन्सेप्ट है कि हमने भूखा रहना है। मैं जितना भूखा रहूंगा, यानी कि मेरे सामने कुछ खाना पड़ा हुआ है, लोग मुझे कहेंगे खाना खाइए, मैं कहूंगा नहीं जी मैं डाइट पे हूँ। अच्छा मैं भूखा, डाइट पे हो इसका मतलब तुम भूखे रह रहे हो। तो डाइट इज इक्वल टू भूखा रहना, क्या ऐसा है? नहीं, ये 100% गलत है। और आई थिंक कि जो लोग इस तरह करते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम बाद में नजर आता है, जैसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं।
और सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होना लग जाती है। आपने देखा होगा कब्ज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप वो किसी भी एज में ले लें, बच्चों को हो रहा है, एडल्ट को हो रहा है। तो ये जो भूखा रहना है ना, ये तो सबसे पहले अपने माइंड में से निकालना पड़ेगा। एक्चुअली आपको सही चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती हैं। भूखे रहने से तो मेटाबॉलिज्म आपका मजीद स्लो हो जाता है, स्लो होगा तो वेट गेन करेगा, और इन शॉर्ट आप उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो इससे नहीं हो सकता। अच्छा, यानी कि भूखा नहीं रहना, खाना है, और खाना है जो हेल्दी खाना। मुझे बता दीजिएगा कि कैलोरीज काउंट जो है उसको किस तरह से मैनेज करना होता है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मुझे नहीं पता कि मैंने अगर ये चिकन खाया है उसमें कितनी कैलोरीज हैं, अब 250 ग्राम है या नहीं है। हर एक के पास वो वेट स्केल नहीं होता कि उसको वो स्केल करके उसके बाद वो खाए। 3 बादाम भी वो वजन करके खाए कि मैं कितने खा रहा हूँ। तो ये जरा बता दीजिएगा कैलोरीज काउंट कैसे की जा सकती है, इसका क्या मैकेनिज्म है? अगर बहुत नेचुरली और सिंपल तरीके से बात की जाए, जब भी आप अपनी प्लेट प्रिपेयर करें तो उसमें आप 3rd पोर्शन चिकन का ले लें, ठीक है। उसके साथ आप वेजिटेबल्स ऐड कर लें, और थोड़ा पोर्शन, सबसे कम पोर्शन आपने रखना है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसके अंदर हम रोटी, चावल, ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा पोर्शन आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। तो जब भी आपने प्लेट प्रिपेयर करनी है, आपने ये चारों फूड ग्रुप्स को लेके प्रिपेयर करनी है। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो दी अदर वे अराउंड होता है कि हमारा कार्ब्स वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है और बाकी ज़्यादा होता है, और हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो निकाल देते हैं। जैसे हमने इवन लास्ट टाइम भी बात की थी कि पहले एक वो आदत होती थी सैलड बनाने की, लाजमी आपके हर मील के साथ होती थी, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। आई थिंक अगर सिर्फ उसी एक प्रैक्टिस को दोबारा से स्टार्ट कर लिया जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट काउंट आपको उधर से मिलने लग जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुझे डॉक्टर अक्सर कहते होते हैं कि दही जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर यू इन द ब्रेकफास्ट। यानी दही अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं मॉर्निंग में, आपको निहार मुंह खाना है या नाश्ते के साथ आपको लेना है, ये जरा बता दें। राइट, ये एक तो थोड़ा सा किसी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको दही सूट नहीं करता है, और दही का स्पेशली मैं ये ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि अगर आप रात को लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। एज पर उसके अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आपके स्टमक को हील करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। तो वो रात को एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी पूरी बॉडी हील कर रही होती है, जो भी आपका पूरे दिन का स्ट्रेस होता है, आपके ईटिंग हैबिट्स खराब होते हैं, तो रात को आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स लें जो आपकी बॉडी को हील करते हैं, ना कि इस तरह के जो बर्डन था। लेकिन रात को आदत है कुछ ऐसे हैवी लेके, मतलब हम सोते हैं और मतलब जैसे बर्गर, पिज्जा, पास्ता, तो एक बर्डन क्रिएट कर देता है आपके स्टमक पे, आपके ओवरऑल हेल्थ पे। तो वो चीज़ आपकी हेल्थ को मजीद खराब कर देती है। तो जहाँ तक कंसर्न रहा हमारे पास दही का, वो आप किसी भी फूड मील के साथ अपना ऐड कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन इन अ अप्रोप्रिएट पोर्शन। अच्छा, मैंने सुन रखा है कि दही जो है वो रात में अच्छा नहीं होता है, दिन में अच्छा होता है। जितना दिन में वो फायदेमंद होता है, रात में उतना वो नुकसान भी होता है। इज इट ट्रू? नॉट रियली, कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स और मिथ्स बने हुए हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअली जब हम गूगल पे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं ना, वो 100% हमारे पास करेक्ट नहीं होती। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्च आउट करना है तो आपको गूगल स्कॉलर पर जाना चाहिए, आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए कि एक्चुअल में किसी भी फूड के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह से काम करता है और किस टाइम पे काम करता है। बिल्कुल सही। अच्छा माँ, मुझे बताइएगा, आपके होने का थोड़ा सा फायदा हम उठाएं। एक वाटर डाइट जो है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आज तक मैंने कीटो डाइट तो सुना है, ये वाटर डाइट कौन सी है? पानी पी के कौन सी डाइट की जाती है? पानी पीते रहते हैं, मुझे सुनने में मिलता है मैं वाटर डाइट में। आई वाज लाइक सॉरी टू से, मैंने अपने इतने सालों के करियर में वाटर डाइट नहीं सुना। इट्स ऑलवेज लाइक कि आपको एक मिसकॉन्सेप्ट दे दिया जाता है सारा दिन पानी पिए, ऐसा नहीं होता। जब भी आपने वाटर डाइट फॉलो करनी होती है उसमें हम न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देखते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई सूप ले सकते हैं, लेकिन उसमें मकसद ये होता है लो कैलोरी होना चाहिए। वाटर डाइट का मकसद ये नहीं है सादा पानी पीना। आप ORS वाटर ले सकते हैं, ग्लूकोज वाटर ले सकते हैं, लेमनेड ले सकते हैं, इसके साथ आप टमाटो सूप ले सकते हैं, दाल का सूप हो सकता है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, लेकिन पानी सिर्फ पीना इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट बने हुए जो कि मैं नॉर्मली पेशेंट्स को भी गाइड करती हूँ, या वैसे भी जहाँ पे मुझे। अच्छा, आपने लो कैलोरीज फूड का बताया, ये जरा निशानदेही कर दें, ये लो कैलोरीज फूड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, वो सारे लो कैलोरी होते हैं। सिर्फ आपका जो है पोटैटो और इसके साथ यम और हमारे पीस और कैरेट, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको स्टार्च देती हैं। स्टार्च वाले आपने वेजिटेबल्स नहीं लेने, मतलब आलू आपने नहीं खाना, गाजर आपने थोड़ी अवॉइड करनी है। बाकी इसके अलावा जितने गाजर भी उसके अंदर इसमें भी निशास्ता ज़्यादा, इसमें शुगर ज़्यादा, कॉन्टेंट शुगर ज़्यादा होता है। अगर ये डायबिटिक पेशेंट ले रहा है तो उसको प्रॉब्लम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी डायबिटिक पेशेंट की बात करें, अदर देन दैट सारे वेजिटेबल्स आपके लिए सूटेबल हैं। वेजिटेबल हमारे पास न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं और लो कैलोरी होते हैं। 90% हमारे पास वेजिटेबल्स अच्छे हैं, लेकिन हम वो नहीं लेते। अच्छा, डायबिटीज के हवाले से आपने बात की है, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी एंड टॉक अबाउट दिस
कि डायबिटीज जो है उसका भी हमने कुछ दिन पहले एक उसका वर्ल्ड डे भी मनाया है, उसकी अवेयरनेस की वजह से हमने भी काफी वॉक्स देखी हैं, काफी सेमिनार्स देखे हैं, वर्कशॉप्स देखी हैं। तो डायबिटीज इज द रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे बीमारियां जिसका, और वो ओबेसिटी में किस हद तक कंट्रीब्यूट करता है, ओबेसिटी किस हद तक कंट्रीब्यूट करती है डायबिटीज में? वेल मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी, बेसिकली ओबेसिटी इज द रूट कॉज फॉर इवन डायबिटीज। रियली? यस, और ये हम समझते हैं कि दवाई शुगर से? हाँ, शुगर से नहीं, ओबेसिटी हमारे पास पहला स्टेप बन जाता है कोई भी डिजीज बनने में। ओबेसिटी के बाद सबसे पहले आपको डायबिटीज होगी। डायबिटीज आपका इंपैक्ट कर सकता है किडनीज को, आपके आई साइट को, और आपके स्पेशली आपकी हार्ट हेल्थ को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल नहीं हुई तो डेफिनेटली आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी एक टाइम के बाद। आप इंसुलिन लगाते जा रहे हैं, आप मेडिसिन खाते जा रहे हैं। आई डोंट नो कि हमारे जितने भी माशाल्लाह सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं पेशेंट्स को गाइड करते कि डाइट इसको कंट्रोल करेगी साथ। आप उस तरफ पेशेंट्स को गाइड ही नहीं कर रहे। तो अब आगे अगर अवेयर करना शुरू किया है हमने ऑडियंस को, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका कि दवाई खा लो, तो वो दवाई से हटाना अभी बहुत जरूरी है कि डायबिटीज अगर कंट्रोल करनी है तो आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। डाइट को कंट्रोल करना, मैंने पहली बार आपसे सुना है कि डायबिटीज इज ऑल्सो अ रूट कॉज, कि जिसकी वजह से आपको बाकी दीगर बीमारी, सॉरी ओबेसिटी। अच्छा, ओबेसिटी आपने बताया, मोटापा जो है वो मैंने आज तक जो सुना है वो ये सुना है कि डायबिटीज होने की मेन रीजन होती है कि आप टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, ये भी एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट। और इसके साथ साथ मैंने सुना है कि शुगरी फूड्स खाने से, फास्ट फूड खाने से, या बहुत ज्यादा मीठा आप खाते हैं तो देन यू बी, या फिर तीसरी रूट कॉज इसकी हो सकती है कि आपके पेरेंट्स को थी डायबिटीज, उसकी वजह से आप में ये यू हैव इनहेरिटेड विद द डिजीज। तो मैंने पहली बार सुना है कि ओबेसिटी की वजह से भी इसका मतलब है कि हम जैसे लोगों को नहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर अभी तक, जो जिनका डॉक्टर्स के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो आम इंसान को कैसे पता होगा इस बारे में? उसका तो रसाई नहीं है, जिससे आपने कहा कि डॉक्टर्स को बताना चाहिए। एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि लोगों के माइंड में ये भी है कि डाइट करेंगे तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा, इट्स एक्सपेंसिव। ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपका रोटी चावल सालन वही घर पे बन रहा है, बस आपने सही पोर्शन में कैसे लेना है, आपने इस चीज की कंसल्टेशन, सही टाइमिंग पे भी, टाइमिंग, यस दोनों चीजें कोलाइड करती हैं इसमें। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास ओबेसिटी कहाँ से जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डायबिटीज़ की बहुत सारी इकसाम है, हमें देखना पड़ता है कि किसको किस वजह से डायबिटीज़ हुई है। जैसे आप स्ट्रेस फैक्टर कह रहे हैं, स्ट्रेस इज द एलिमेंट, और इसके अलावा देखा जाता है फिर वो फूड आइटम्स कैसे, दैट इज नॉट ओनली द एलिमेंट, ओनली एलिमेंट नहीं है, इसमें डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो आपका लाइफस्टाइल और डाइट है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड योर डायबिटिक कंडीशन। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है उससे इज्तनाब कीजिए, बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत होगी जान है तो जहान है। डॉक्टर माहा नसीर हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको आपका होस्ट शराज भट्ट खुशामदीद कहता है, और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात करेंगे, ज़रूरी ख़ुसूसी तौर पर हम लोग बात करते होते हैं और हमेशा करते हैं, सब्जियों के और फ्रूट्स के, चिकन के रेट्स के हवाले से। आपको पता होना चाहिए कि आज के भाव क्या रहेंगे। तो आज हम आपको प्राइसेस से अपडेट करेंगे। मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट निकाली जाती है उसके मुताबिक आज के भाव क्या हैं, जानते हैं हमारे सेगमेंट आज के। तो मैं तारुफ करवाता हूँ, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हसन शहजाद साहब, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग हैं द रूट्स IVY से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस सबसे पहले तो। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं समर रजा, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ आईलो हैं द रूट्स IVY से। थैंक यू सो मच समर, कैसे हैं आप? थैंक यू भाईजान, आपका बहुत खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि हमारे मुल्क का असासा है, दे आर द एसेट ऑफ आवर कंट्री। ना सिर्फ ये एजुकेशन में अपना जो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को और अपने जैसे कई बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बल्कि इसके साथ साथ ये एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और अगर खास तौर पर बात करें IVY के वाले से, तो बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जिनके अंदर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने किरदार को अदा कर रहे होते हैं, नॉट सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इनकी और भी बहुत सारी क्रेडेंशियल्स हैं। और वो क्या क्रेडेंशियल्स हैं, आज हम ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं समर की तरफ। समर, मुझे ये बताइएगा कि हम एक आईलो नया प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि आपकी तरफ से किया जाए, ये आईलो है क्या, ये थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। बेसिकली है IVY यूथ लीडर्स ओलंपियाड।
अच्छा, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराया गया मैम खतीजा ने, द ऑनर ऑफ रूट्स IVY। तो इट्स अ न्यू ट्रेंड कि ओलंपियाड को इंट्रोडक्शन देना और साथ साथ गेम्स को लेके चलना और साथ साथ इवेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करना, सबको एंटरटेन भी करना। हमने इसमें गुड लीडर्स, गुड वर्कर्स, गुड हाई अचीवर, चैंपियंस ढूंढने होते हैं। 33 गेम्स होती हैं इसमें। उसके बाद इसके साथ साथ सिर्फ एक गेम्स नहीं है, एक बोरिंग इवेंट नहीं हम लोग करा रहे, इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम 3 इवेंट्स दे रहे हैं साथ, जिसमें कवाली नाइट है, कॉन्सर्ट है और उसके बाद DJ नाइट है। तो ये सब है जी। अच्छा, मुझे बताएगा हसन कि एवरी स्टूडेंट हैज द राइट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ILO, लेकिन इसमें या फिर इसमें चुन के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, एग्जैक्टली एवरी स्टूडेंट, वो इवन के रूट्स में अब हमारे साथ स्कूल भी है ना, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द रूट्स इंस्टीट्यूट इज एलिजिबल टू कम टू इवेंट, ज्वाइन गेम्स, शो देयर स्किल्स। तो ये सबके पास राइट है, वो गेम्स ज्वाइन करें, अपनी स्किल्स दिखाएं, दे हैव टू शो व्हाट दे आर। सो बेसिकली इस इवेंट का मकसद ही ये है कि हर स्टूडेंट्स के पास अपना राइट हो और वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, ये ILO करवाया जाता है, ये हर साल करवाया जाता है या वंस इन द ईयर होता है, ट्वाइस इन द ईयर होता है, किस तरह से? बेसिकली दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन फैसलाबाद इट्स गोइंग टू हैपन, एंड इंशाल्लाह इट विल बी द लार्जेस्ट इवेंट ऑफ फैसलाबाद। लार्जेस्ट इवेंट ऑफ फैसलाबाद। ILO के हवाले से बात करें तो 33 गेम, आपने 33 गेम्स बताएं, जिसमें बच्चे जो हैं दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल से या IVY यूनिवर्सिटी से जो भी हो, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपने टैलेंट को, वट एवर स्किल्स दे हैव, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। मेरे ख्याल में जो मैं समझ पाया हूँ कि उस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को जो है रिकग्नाइज करवा सकते हैं। और इसमें आपको क्या लगता है कि फैसलाबाद में इसका रिस्पांस सो फार कैसा रहने वाला है? लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं या घसीट के लेके आना पड़ रहा है? फैसलाबाद ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और ऑलरेडी हम लोग जो है ना एक गुड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस पे बैठे हुए हैं, और इवन दो कि हम लोग ना भी करें तो हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। पॉइंट बीइंग के हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, लोगों को इस इवेंट की ज्यादा जरूरत है। हाँ, ठीक है, और ताकि उनको प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल। और अब आज तक कोई इस तरह का सोशल इवेंट ही नहीं हुआ पूरे फैसलाबाद की हिस्ट्री में। आप आज निकाल के देख लें। आपने जिस पूछा हसन से कि ILO जो है किस तरह का इवेंट है, तो ये पाकिस्तान का बिगेस्ट इवेंट होगा इंशाल्लाह इस दफा। जबरदस्त जबरदस्त। हसन, मुझे ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स का क्या जज्बा देख रहे हैं, उनके अंदर इमोशंस क्या देख रहे हैं? दे आर, मतलब दे रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हमें तो अभी तक यही रिस्पांस मिला, स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमने सिंगर चूज किया है, उनके अकॉर्डिंग। बिल्कुल जी, हमारे कॉन्सर्ट पे बोहेमिया आ रहा है। अच्छा सर, दैट्स ग्रेट। एंड वो भी फैसलाबाद में वेरी फर्स्ट टाइम आएगा और इंशाल्लाह रूट्स में ही आ रहा है। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, तो हमें इसलिए रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, मैंने रूट्स में देखा है कुछ इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं आपके। बड़ा ये एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के अंदर किस तरह से उन्होंने लीडर बनना है, उनकी लीडरशिप जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश किया जाता है। और ये बड़ा रेयर स्कूल्स के अंदर देखने को मिलता है कि वो जब इलेक्शंस में खड़े होते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, देन दे आस्क पीपल टू वोट फॉर देम। तो एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें हेल्दी कंपटीशन होना और फिर उसको बेहतर तरीके से निभाना कितना जरूरी होता है एक इंस्टीट्यूट के लिए इस नौयत की सरगर्मियों को मुनक्किद करवाना? बेसिकली स्टूडेंट के लिए इलेक्शंस को करना डेमोक्रेसी दिखाना ना बेसिकली। ठीक है, हमारे मुल्क में जिस तरह डेमोक्रेसी है अल्हम्दुलिल्लाह, उस तरह एक इंस्टीट्यूट में भी होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो अब ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 साल से। तो इससे ये होता है कि जो नया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आता है, जिस तरह हसन भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट है रूट, माशाल्लाह, ठीक है, तो ये लोग स्टूडेंट्स की सुनते हैं। स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा मिल जाता है। अच्छा, 90% स्टूडेंट्स नहीं खुद कुछ कर सकते, कोई बंदा, मोस्टली बंदे इधर आके नहीं बैठ सकते, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। तो उनको जो होता है डेमोक्रेसी के थ्रू एक बंदा सिलेक्ट करते हैं और अपनी आवाज़ सुनाने के लिए यूनिवर्सिटी को, सबको, ठीक है, वो हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लेके आते हैं। उसके बाद एक और अगर देखा जाए तो अगर ये सब ना हो तो इंसान में लीडरशिप स्किल्स कैसे आएंगे? कल को हमारे इधर से लीडर्स कहाँ से कैसे निकलेंगे?
तो वो उस सब के लिए प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह रूट्स ने हमें दिया है और हम लोग उसे यूटिलाइज ये बड़ा जरूरी है क्योंकि कई बच्चे इस वजह से पॉलिश नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो होता है जी। वो कवर्ड अप होता है। उस कॉन्फिडेंस को जो है वो उभार के बाहर लेके आना पड़ता है इस नौयत की सरगर्मियों और एक्टिविटीज के थ्रू। बिल्कुल। और ये बड़ा जरूरी होता है। मैं हसन, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हैं और वाकई मुझे नहीं पता था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं। ये कैसे, मतलब आपने खुद विलिंगली किया या किसी दोस्तों ने बकअप किया कि यार नहीं मोटिवेट किया कि तुम्हें बनना चाहिए? बेसिकली ये प्लान था हमारा लास्ट ईयर से कि मैंने इलेक्शंस पे आना है कहीं ना कहीं, लेकिन इट वाज नॉट कंफर्म्ड। फिर बस वो एक दफ़ा सोच लिया कि अब आना है और इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एटलीस्ट वी हैड 1 month फॉर कैंपेन जिसमें हम हर स्टूडेंट से मिलते थे, हर तरह के बंदे से आपने बात करनी है, उसको बताना है, उसको कन्विंस करना है। तो दिस इज व्हाट वी लर्न, और आगे रिप्रेजेंट करना वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये चीजें हैं जो बंदा सीखता है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से, जो कि एजुकेशन के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मतलब वोट जाके मांगना, और अब आप प्रोफेशनली उसमें कई रेडी जगह- हो गए हैं कि आप पॉलिटिकल ग्राउंड में अगर बाहर जाते हैं अमली तौर पर तो आप पॉलिटिशियन भी अच्छे बन सकते हैं। इंशाल्लाह अभी यूनिवर्सिटी से जितना सीख रहे हैं और अपनी लीडरशिप स्किल्स बना रहे हैं तो फ्यूचर में जरूर। बड़ा जरूरी है कि जी ये कंपटीशन, कई लोग मुझे ऐसे भी मिलते कहते जी स्कूल्स के अंदर क्यों पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, जी स्कूल के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी स्कूल्स अब इस पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर तनकीद भी, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर, तो उसके ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं बच्चों को सिखानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक बच्चा जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स, जो आप लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई का क्या फायदा, जब अमली तौर पर आपने प्रैग्मेटिकली एक अमली जिंदगी में आना है तो आपको पता लगना है इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं थी जो आपने सिंटैक्स मिसिंग इन द कॉमा और ये वो सब कुछ आपने फॉर्मूलाज जो आपने लगाने ही नहीं है, उस तरह के आपने अमली जिंदगी में इस्तेमाल करने ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जब आप उस मसले को हल कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, उस दौरान जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स सीखते हैं, तो ये इलेक्शंस के दौरान आप जो लीडरशिप स्किल्स सीखते हैं, ये आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। आपने नहीं सोचा कि कंपटीशन में आप भी हिस्सा लें? इस कंपटीशन में नहीं, ये जो इलेक्शंस वाला। मैं पिछले साल खुद जनरल सेक्रेटरी था। ये तो बड़े हमारे साथ पॉलिटिशियंस बैठे हैं। तो और जो इस साल प्रेसिडेंट बने उसको मैंने ही रहा था पिछले साल। अच्छा, जबरदस्त। जनरल सेक्रेटरी आप रहे हैं? जी। और ये 1 साल का कितना? हाँ, 1 साल के लिए होता है। 1 साल बाद दोबारा होता है? जी। अच्छा, ये फिर टीचर्स की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? टीचर्स खुद भी वोट कास्ट कर सकते हैं? हर इंसान का वोट है, हर इंसान का वोट है। पीएन्स जो हो गए अच्छा, उनका भी हो गया, ठीक है, और टीचर्स हो गए, हेड्स हो गए, पूरे यूनिवर्सिटी के जो एडमिन्स हैं उनका, सब हर बंदे का, क्योंकि एक वोट एक राइट है, वो तो हम किसी से नहीं ना छीन सकते, तो वो उन्हें दिया हुआ है। इलेक्शन कैंपेन कैसे होती है? इलेक्शन कैंपेन में बस हर बंदे को जब आपने जाके कन्विंस करना है, यू हैव टू गो टू द क्लासेस। आपको पता है कि ये मेरे डिपार्टमेंट के नहीं है, लेकिन फिर भी जाना है उनके पास, ठीक है, और उनको ऐसे लोगों को भी कन्विंस करना पड़ता है जिनको आप नहीं भी पसंद करते। इतनी कैंपेन इन्होंने नहीं की जितनी हम लोगों ने इनके लिए अच्छा, की है। दैट्स ग्रेट। और यही वजह है कि आज आपने जिता भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अच्छा, ये कैंपेन करना, फिर उसके बाद इलेक्शन डे जब आता है तो फिर वो उसका क्या माहौल होता है? इलेक्शन डे का आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या होना है। अच्छा, क्योंकि वो डी डे है बेसिकली। इलेक्शन कमीशन आप लोगों में से होते हैं या टीचर्स? नहीं, टीचर्स होते हैं, एडमिन्स होते हैं। एडमिन्स होते हैं, तो ये एक बड़ी इसमें शफाफियत होती होगी, जाहिर बात है। आईलो के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, आईलो क्या है और उसके तहत स्टूडेंट्स को क्या क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ समर रजा मौजूद हैं, हसन शहजाद भी मौजूद हैं IVY से, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आईलो के हवाले से, टैलेंट, स्किल्स, कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ व्हाट नॉट, वो चीजें जो एक स्टूडेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो स्किल्स, वो सलाहियतें जो लैक कर रही हैं आजकल के स्टूडेंट्स में और होनी चाहिए। और उनके होने से ना सिर्फ स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली शार्प होता है, पॉलिश्ड होता है, बल्कि प्रैग्मेटिकली जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता है, अमली जिंदगी के अंदर आता है, तो वो तमाम की तमाम सीखी हुई चीजें जो है उनको अप्लाई करने की सलाहियतें भी रखता है। तो इस पर मैं समर गुफ्तगू करना चाहूंगा कि हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी पॉलिटिक्स की बात की कि हम स्कूल के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनकी वोटिंग होती है, बैजेस होते हैं, कैंपेन्स होती हैं, फिर इलेक्शन डे होता है, फिर रिजल्ट्स होते हैं, फिर अनाउंस किया जाता है ये पार्टी जीत गई है। तो इसमें
जो बच्चों को सीखने को मिल रहा होता है, मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज यू आर योरसेल्फ एज अ कैंडिडेट रहे हैं आप, और मुझे ये बता दीजिएगा कि बच्चा वो स्किल्स जब सीख के बाहर जाता है, ही विल बी एबल टू अप्लाई ऑल दो स्किल्स इनटू द फील्ड, और वो फिर इस काबिल हो सकता है कि कल को अगर वो पॉलिटिशियन बनना चाहे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी तो बन सकता है, उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पता होते हैं। जी, असल में हम लोगों को शुरू से वैसे तो सिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ बैड थिंग, ठीक है, यानी कि एक जिद होती है, बच्चे आना ही नहीं चाहिए, बच्चों को एक गंद है, हम लोग ऐसा अगर सोचा जाए ना तो हम लोग यही कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है ना कि मैं इसका हिस्सा रहा हूँ 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो मुझे ये लगता है कि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम लोग नहीं कुछ करेंगे अपने लोगों के लिए तो कौन करेगा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी अगर जो है हम लोग कोई किसी को भी आने देंगे तो कौन आएगा? ठीक है, तो इसलिए मेरा तो अपना इरादा है कि इंशाल्लाह आगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, इरादा रखते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। ये अपने शौक से है या कोई प्रेशर है? तो नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, ये शौक है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स जानते हैं सारा कुछ, और हम लोग उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते तो कोई और आगे हमारे लिए उठाएगा, ये गलत है। अच्छा, मुझे आईलो के बारे में भी बताइएगा हसन, कि खास तौर पर अगर आईलो के बारे से बात करें, स्टार्ट कब हो रहा है, कितने दिन का होगा और कितने दिन जारी रहेगा? ये 3 डेज का इवेंट है और इसकी डेट्स हैं 2, 3, 4 दिसंबर। अच्छा, और ये इसका डे में गेम्स होंगी और नाइट में सोशल नाइट्स हैं, जिन पे कॉन्सर्ट, कवाली नाइट और डीजे नाइट। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स विलिंग हैं इसका हिस्सा बनने के लिए सिर्फ वो होंगे या ऑल द स्कूल एंड द इंस्टीट्यूट इज इनवाइटेड? नहीं, एवरीवन हु हैड रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट। अच्छा, रजिस्टर्ड किया, Yes. जिसने विलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर 12,000 पर स्टूडेंट, तो जिसने भी रजिस्टर किया है तो वो ऑब्वियसली आएगा। और ये 3 दिन 4 दिन बताया? 3 दिन जारी रहेगा, और इसमें दिन में सारी गेम्स होंगी, डे में गेम्स। अगर मेनली बात की जाए तो सबसे मेन गेम जो इसमें कौन से रहने वाली है, जिसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है? ये तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, अभी वो चल रही हैं सारी रजिस्ट्रेशंस एंड गेम्स में पार्टिसिपेट करना, उनकी अभी रिहर्सल्स होंगी, टीम्स बनेंगी, तो वो ये इवेंट के पास जाके डिसाइड होता है कि दिस गेम विल बी मेक इट अप। अच्छा, मुझे समझिए बताएगा कि इसमें जो गेम्स आपने बताया कि इसमें गेम्स होंगी, उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, जब वो जीतते हैं तो उनको कुछ प्राइज वगैरह भी? उनको प्राइज सर्टिफिकेट मिलेंगे, और डिफरेंट सबसे बड़ी बात होती है आपके पोर्टफोलियो की, ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उनके पोर्टफोलियो में हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में जाके। अगर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो बताते हैं कि मैंने रूट से यहाँ पर आईलो में गेम खेली, जीती है, तो वो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। आगे नेशनल लेवल पे भी वो लोग जाएंगे तो उनके उसमें लिखा जाएगा। अच्छा, आपने बताया इसमें कवाली नाइट भी है, कॉन्सर्ट भी है जो यहाँ आ रहा है? जी जी। इसके अलावा मजीद और क्या क्या कुछ है फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस? ये डीजे नाइट है। अच्छा, ठीक है, और उसके अलावा जो होता है हमारा ना इंट्रोडक्टरी सेशन होता है फर्स्ट डे पे, 2-3 घंटे का होता है उसके राउंड अबाउट, तो उसमें डिफरेंट एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारी सारी टीम से इंट्रोडक्शन होता है। इट्स एवरीथिंग इज़ फन बेसिकली, हर चीज़ को फन के साथ साथ लेके चलना होता है, एक सीरियस नोट पे लेके चलेंगे तो इवेंट नहीं। अच्छा, देखें, ये बड़ा ज़रूरी है, मुझे हसन बताएगा कि फैसलाबाद में पहली दफ़ा होना, आपको लगता है थोड़ा सा लेट हो गया, ये होना चाहिए था पहले भी? बेसिकली कोई स्टूडेंट्स शायद ऐसे नहीं थे जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, जो इसको नहीं लाना चाह रहे थे उस तरह से। हाँ, तो अब हमने तो इस दफा डिसाइड किया था कि हमने तो करवाना है, तो वी आर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो फिर इसलिए हम इस पे पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारा इवेंट इंशाल्लाह सक्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके वाइस चेयरमैन बनने पर हमें ये हमें मौका मिला है कि हम जो है आईलो का एक इवेंट देख पाएंगे, एक बड़ा ग्रैंड इवेंट जो है वो होने जा रहा है रूट्स IVY की तरफ से, और जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स जो इसमें रजिस्टर्ड है हिस्सा ले रहे हैं, खेलों के मुकाबले हैं और बहुत कुछ है, इंटरटेनमेंट है, इसके साथ साथ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपनी सलाहियतें, अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स जो हैं उनको उभारने का मौका मिलेगा। इसमें जो जजेस होते हैं वो टीचर्स खुद होते हैं, ये
बाहर से कोई आता है जज बनने के लिए, वो जो गेम्स को जज करते हैं? इसमें जजेस टीचर्स भी होते हैं, बाहर से भी अगर जरूरत पड़े तो एक आधा बंदा आ जाता है, नहीं तो स्टूडेंट्स खुद ही होते हैं। स्टूडेंट्स खुद होते हैं? स्टूडेंट्स गेम्स के हेड्स होते हैं। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने आगे करवानी है, उन्होंने सारा कुछ उनका लेके पहले इसको होता चलना है, इंटरव्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के कि जो गेम्स में विलिंग है वो, और फिर चूज किया जाता है कि जो सबसे बेस्ट है उसको गेम हेड बनाया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टूडेंट्स खुद होते हैं, तो इसमें वो एक अनबायस्ड होने का एलिमेंट तो नहीं आ जाता कि आपने उनको जरा ज्यादा? स्टूडेंट्स के बाद हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं वो भी हर गेम में खुद साथ होंगे ताकि वो एलिमेंट ना आए, ताकि वो एक जो ट्रांसपेरेंसी है हाँ वो जी, कायम वो रहे। कायम रहे। और एक मुझे ये बताइएगा हसन कि कितना ज़रूरी है आजकल के स्कूल्स के अंदर, हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा एक रुख पे बच्चों को चलाया जा रहा है कि वो उस एक पैटर्न पे चल चल के बेचारे थक जाते हैं। कोई इस नौयत की इंटरटेनमेंट्स नहीं होती हैं जिसमें उनको कुछ ना कुछ अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिले, कुछ खेल मिल जाएं। उनको हमेशा ये बताया जाता है जी आपके लैंग्वेज के मुकाबले हैं, आपके पोइट्री के मुकाबले हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी एकेडमिक्स। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं, आपकी इंटरटेनमेंट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। मुझे लगता है कि यू कैन नॉट make them separate, you cannot make them apart, these two things are inseparable, education plus entertainment। अगर आप ये रखेंगे then वो एक इंस्टीट्यूट जो है बड़ा एक कामयाब इंस्टीट्यूट होगा, बिकॉज आप बच्चों को उनकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी आगाह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बाकी स्कूल्स को भी ऐसा पैटर्न अपनाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, ये हर स्कूल के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव करें, ताकि वो सिर्फ पढ़ के सिर्फ किताब की जगह ना रह जाएं, एक रोबोट नहीं बना हाँ बिल्कुल, उनको पता हो कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ सीखा है, कुछ हमने स्कूल से अपने लर्न की हैं स्किल्स, इट्स नॉट ओनली बुक्स टू रीड। असल में एकेडमिक्स के सिर्फ अगर रखेंगे ना तो इंसान की सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी। हाँ, अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इज नेसेसरी, या डाइवर्सिटी इज नॉट देयर, तो उसके लिए इन दोनों को साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। इस वक्त स्कूल में जो हम देख रहे हैं कि बच्चे तालीम के इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इंडल्ज हो चुके हैं कि उनको किसी और जगह पे देखने का मौका इस वजह से नहीं देते, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उनको स्कूल का काम इतना ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर एकेडमी भी जाना है, फिर ट्यूशंस भी जाना है, फिर उसके बाद आना है, फिर उनका पूरा दिन इतना ऑक्यूपाइड होता है कि they don't have the time for the social gathering and all that those things। बेसिकली ये स्टूडेंट्स ने खुद भी, स्टूडेंट्स हेड्स होते हैं, उन्होंने मैनेज करना होता है कि अपने वो स्टूडेंट्स को कोई ना कोई सोशल इवेंट दें ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें, अपनी बुक्स में से निकलें और माइंड रिफ्रेश करें। स्पोर्ट्स में भी यही है, आप क्रिकेट खेलते हो, अगर स्कूल में आप पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उसके साथ आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो उसका यही होता है कि ये आपको रिफ्रेश रखता है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है गेम्स खेलने से। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं समझता हूं कि आजकल के दौर में जहां पर बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है पढ़ाई का कि आपने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, उसके बाद आके आपने ट्यूशन भी जाना है, फिर उसके बाद आके आपने घर पे पढ़ाई करनी है। अगर बच्चा, समर मुझे बताएगा, अगर बच्चा घर में बैठा हुआ है, स्कूल गोइंग है बच्चा, और वो या कॉलेज भी जाता है या यूनिवर्सिटी में भी जाता है, किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है, वो घर में बैठा हुआ अगर टीवी देख रहा है ना, तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, सॉरी टू से, लेकिन वो कहते हैं कि यार तुम व्हाई यू सिटिंग लाइक टीवी वाचिंग टीवी, व्हाई डोंट यू डू सम होमवर्क। मैंने कर लिया होमवर्क, मैं फ्री हूँ, अगर होमवर्क कर लिया तो कुछ और पढ़ लो। मतलब हर वक्त पढ़ना जो है वो, मुझे लगता है माँ बाप को भी एक थोड़ा इस चीज को समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैव द राइट टू एंटरटेन देमसेल्फ। जब वो एक उनको एंटरटेन करने का मौका मिलेगा तब ही वो, यही वजह है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को गेम्स नहीं लेके देते, उनको बाहर नहीं जाने देते। नहीं, स्कूल जब तक तुम स्कूल में हो बेटा फोकस कर लो पढ़ाई के ऊपर, वंस यू बिकम ग्रेजुएट तब तुम बाहर जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, तब तुम्हें एलियन लाइफ लगेगी, क्योंकि तुमने पहले वो लाइफ जिंदगी देखी नहीं, तुम इंटरैक्ट उस तरह से हुए ही नहीं, तो फिर बच्चा वो कामयाब नहीं हो पाता। की बन चुकी है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारा बच्चा पढ़ता रहे, और विद टाइम, विद डेवलपमेंट ऑफ लाइफ डिफरेंट चीज़ें, फ़ोन आ गए, सारा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आईपैड्स लोगों ने, बच्चों ने यूज़ करने शुरू कर दिए, तो वो उस हिसाब से अब नहीं हम लोग ये कह सकते कि हाँ भैया आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको उसे एक फ्री हैंड देना पड़ता है बच्चे को।
कि आपने पढ़ना भी है और एंटरटेन भी करना है। तो अगर आप फोर्स करेंगे तो जिसने जो करना है उसने वो करके लेकिन मैं समझ इसमें मैं सारे पेरेंट्स को नहीं कह रहा, कुछ पेरेंट्स हैं बिल्कुल वैसे ऐसे ही। अपने अपने बच्चों के साथ बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं मौजूद बिल्कुल। जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस अपने बच्चों के ऊपर लगाई हुई हैं कि वो इन टाइमिंग्स नो 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 7 बज गए हाँ जी। इसके बाद बस उसके बाद तो कान्ना हु यौमल क़यामत ही, अब तुम टीवी नहीं देख सकते। बिल्कुल तो वो ये एक बड़ा ना, मुझे लगता है इस चीज को कॉन्सेप्ट को चेंज करने की जरूरत है। हसन, इस पे मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस पर रोशनी डालिएगा जरा। इस पे मैं यही कहूँगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, दे नो कि मुझे अपनी एजुकेशन का भी पता है, मैंने पढ़ना भी है और मैंने अपनी सोशल लाइफ को भी साथ साथ लेके चलना है। तो हर स्टूडेंट को भी अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए पेरेंट्स के सामने, कि वो उन्हें बताएं, उनको इस चीज़ में ट्रस्ट में लाएं कि उनको पता लगे कि यस ये पढ़ भी रहा है और ये अपनी सोशल लाइफ में भी एक्टिव है, ये बाकी सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। तो यही है इसमें कि बिल्कुल। और every आईलो student को जैसे आना जो इवेंट्स हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ये बच्चों के स्किल्स को पॉलिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपनी पढ़ाई की एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई की सरगर्मियों में इन्वॉल्व है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी खेलों की सरगर्मियां, बहुत से ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं, और वो एक पैगाम ये देना चाह रहे हैं इन सरगर्मियों के तहत कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं, सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशली आप एक्टिव हों, फिजिकली आप एक्टिव हों, खेलों की सरगर्मियों में आप हिस्सा लेते हों, एंटरटेनमेंट को किस तरीके से, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो मुनक्किद करवाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के एंटरटेनमेंट के लिए, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पॉलिश्ड होनी चाहिए। ये तमाम के तमाम जो हैं वो पहलुओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है IVY से और आईलो से। हमारे साथ मौजूद हैं राना अरसलान साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट आईलो हैं और प्रेसिडेंट हैं IVY स्कूल से। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है आईलो जैसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाना, सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चों को कुछ एंटरटेनमेंट मिले, बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो अंदर से स्किल्स होती हैं और पता लगता है कि अच्छा इस बच्चे में ये भी टैलेंट था, तो ये कितना ज़रूरी है? देखा जाए तो आजकल जैसे हमारा यहाँ पे स्टडी स्ट्रक्चर बन चुका है ना पाकिस्तान में, बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ोगे तो आगे जाओगे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उस बच्चे को मौका देना चाहिए कि अगर उसको एक चांस मिलता है कुछ करने का, तो उसको खुद भी पता चलेगा मेरे अंदर ये एबिलिटी है। जैसे कि मैं इलेक्शंस में आया था रूट्स में, तो मुझे नहीं पता था मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं कंपेन कर सकता हूँ या कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब मैंने जैसे जैसे शुरू किया, हसन था मेरे साथ, हम लोगों ने जैसे जैसे इस चीज़ को आगे लेके चले, तो खुद ब खुद इंसान को अपने अंदर से ना अपनी एबिलिटीज़ पॉलिश होती नज़र आती हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ भी है। तो इसलिए आईलो का होना भी ज़रूरी है ताकि एक स्टूडेंट को ये पता चल सके कि स्टडी के अलावा उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं जो वो उसको पता ही नहीं है। टाइम के साथ साथ अगर वो उसको चांस नहीं मिलेगा वो आएंगे नहीं भाई। तो इसीलिए आईलो का होना और आईलो जैसे इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऑल दे नीड इज वन पुश। उनको एक पुश चाहिए होता है, बिल्कुल, और फिर वो जैसा परफॉर्म करते हैं लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। ये कई उनके फ्रेंड्स उनको मोटिवेट करते हैं, तू करके देख, तुझसे हो जाएगा, तू करके तो देख। मतलब वो कई फ्रेंड्स उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म जो आईलो जैसे, ये उन स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहे होते हैं कि आप आएं एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी चाहिए हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इधर लेट होना या पहली बार फैसलाबाद में होना, ये भी एक इस चीज़ की गवाही है कि हम लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, देखिए एक चीज़ ना, आईलो फर्स्ट टाइम आ रहा है फैसलाबाद में, लेकिन रूस में पहले एक इवेंट होता है आर्मन प्यार्ड। अच्छा, आर्मन प्यार्ड, उसमें भी गेम्स होती हैं, आर्मन प्यार्ड में भी, और उसमें भी सोशल्स होते हैं। लेकिन जैसे कि आईलो उससे बड़ा इवेंट है। अच्छा, ठीक है, बिगर स्केल पे, ये बिगर स्केल पे आईलो हो रहा है। पहले जो आर्मन प्यार्ड है वो होता रहता है, वो हर साल होता है, लेकिन आईलो पहली दफा आ रहा है फैसलाबाद में। अच्छा हसन, मुझे बताइएगा, जिस तरह पहली दफा आईलो आ रहा है फैसलाबाद में, आपने बताया इसका रिस्पांस भी हमें अच्छा नजर आ रहा है। जी जी। इसके नताइज, रिजल्ट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अभी इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है। देयर आर 35 गेम्स
तो वो तो अब हम अपने हेड नहीं, रिजल्ट्स का मैं पूछ रहा हूँ कि किसका रिस्पांस कैसा रहेगा, कितने लोग गेम का हिस्सा बनेंगे, आपको लगता है कि इसके फ्रूटफुल आपको रजिस्ट्रेशन नजर आ रही है? हमें तो एक अच्छा होप है और रजिस्ट्रेशंस भी उस लिहाज से बहुत अच्छी जा रही हैं, तो इंशाल्लाह के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। पीपल आर शोइंग मैक्सिमम इंटरेस्ट। यस, माशाल्लाह। तो राना साहब इसमें ये बताएगा, आप प्रेसिडेंट भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ बैठे हैं, तो इट्स ऑनर फॉर मी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो IVY कॉलेज से जो हमारे साथ हैं, तो ये सियासत में कैसे दिल किया आने का कॉलेज की? कॉलेज की सियासत में ऐसे दिल किया कि लास्ट टाइम इलेक्शन मैंने लड़ा था जनरल सेक्रेटरी का, तब मैं हार गया था। और हारने के बाद जब मैंने छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत लूप होल्स हैं, स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो मैं इस चीज़ में, एक ये भी मेरा था, दूसरा ये था कि मैं पहले हार भी चुका था, तो फिर मुझे था कि दोबारा इलेक्शन लड़ा जाए और उसको जीत के जो मुझे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं ना उसको ठीक किया जाए। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत थी कि हम उनको मोटिवेट करें कि एक एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साथ साथ, तो इसलिए भी, और स्टूडेंट्स की जो मसले मसाइल यूनिवर्सिटी में साथ साथ होते हैं वो भी सुनने के लिए, तो इसलिए ज़रा शौक पैदा हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि, मुझे जहाँ तक लगता है कि स्कूल्स के अंदर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं बच्चों की। एक वो होती हैं जो दे नेवर वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम्स और प्लेटफॉर्म्स, वो बिल्कुल साइलेंटली अपना पढ़ रहे होते हैं और अपना एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो पीछे भी बैठ जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना, वो एक साइकिल के तहत चल रहे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो समहाउ अपने फ्रेंड्स की मोटिवेशन के जरिए इसका पार्ट हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद जैसे हम कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे उसके बाद उनको पता लगता है यार मेरे अंदर तो ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। अच्छा, तीसरी वो कैटेगरी होती है जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं आगे आने के लिए और कुछ भी इवेंट हो वो उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको लगता है कि आईलो के अंदर ये तीनों कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी या इसमें से कोई एक कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी? देखिए, जो रूट्स है ना उसमें स्टूडेंट्स हर किसी टाइप के ना पढ़ रहे हैं वहाँ पे। जो कैटेगरी आप बता रहे हैं जो एग्रेसिव रहते हैं हर टाइम किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत से हैं रूट्स में। अच्छा, जो हर किसी चीज़ में जाने के लिए तैयार हैं कि भाई मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह के पॉलिश जो है ना वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है सेकंड कैटेगरी जो आपने बताई है जिसको पता चलता है कि हाँ भी मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, तो ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं अभी तक ना, ऐसे काफ़ी हो चुका है काफ़ी दफ़ा। जैसे कि आप मेरा देख लेना इस चीज़ को कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं आए उसके बाद पता लगा भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो इस चीज़ से एक शौक पैदा होता है कि नेक्स्ट भी अगर कहीं इलेक्शन लड़ना है तो पता होता है कि यार हमने ऐसे ऐसे कैंपेन की थी, उसका एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो इस इलेक्शन की वजह से मेरे अंदर भी एक ना शौक पैदा हुआ कि नेक्स्ट हमने इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, आपके सामने एक जिंदा मिसाल बैठी हुई है राना साहब की शक्ल में, राना अरसलान साहब की शक्ल में, कि जिन्होंने अपने टैलेंट को इस फील्ड में आने के बाद पहचाना। और कई लोग होते हैं अपने टैलेंट के ऊपर काम करते रहते हैं और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जाके पता लगता है कि यार मेरा टैलेंट जो है ना, मैंने जितने 10 साल मेहनत की थी आज वो मैंने गोल समहाउ अचीव कर लिया। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सीडेंटली अपने टैलेंट के बारे में पता लगता है। तो ये मेरे ख्याल में आईलो के अंदर जितनी भी आपने कहा 33 गेम्स हैं और इसमें उस गेम्स के जरिए आपको पता लगेगा कि आप कितने जो हैं वो माहिर हैं और कौन सी फील्ड में माहिर हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट के तहत और आईलो को रिप्रेजेंट करने के तहत उन स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल मैसेज दें जो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं बट समहाउ दे आर रिलक्टेंट के पता नहीं मुझे हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज। बिल्कुल, मैं तो सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि ये इवेंट आप सबके लिए करवाया जा रहा है, आपकी क्वालिटीज़ को देखने के लिए करवाया जा रहा है ताकि आप अपनी स्किल्स दिखाएं, आप सोशल नाइट्स एंजॉय करें। तो हर स्टूडेंट को इसे ज्वाइन करना चाहिए और इंशाल्लाह दिस विल बी रिमेंबरेबल एवर। रिमेंबरेबल इवेंट रहेगा। और जाहिर बात है कि एक बच्चा जब अपनी सर्टेन टैलेंट्स जब उनके देखने को मिलते हैं किसी भी गेम के अंदर और फिर उनको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, तो बच्चों के जहन के ऊपर जितना पढ़ाई का बोझ होता है या वो एक जिसे कहते हैं ना कि वो बड़े एक फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो भी कम होती है, खेलों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फैसलाबाद को मिला है बहुत, बल्कि फैसलाबाद को पहली दफ़ा आपने बताया कि ये मौका मिल रहा है, तो इसका रिस्पांस हम उम्मीद कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे कि हम आउटसाइडर्स अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ रूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वही आ रहे हैं, तो आउटसाइडर्स बहुत कर रहे हैं कि यार हमें आना है, हमने आना है, हमारे लिए कुछ करें, हम आना चाहते हैं।
मीन्स कि इसकी इतनी हाइप हो चुकी है ऑलरेडी कि आउटसाइडर्स कह रहे हैं हमने आना, लेकिन रूट्स की जो रजिस्ट्रेशन हो रही हैं वो जितनी हमारी टारगेट है वो तकरीबन इस मंथ के एंड तक ना वो पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल जबरदस्त का, यानी कि रिस्पांस जो है वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है। और आईलो के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू और भी करेंगे, स्टूडेंट्स के टैलेंट को किस तरह से पॉलिश किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका होस्ट शराज बट आपके साथ मौजूद है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं रूट्स IVY के तहत जो प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, आईलो जो होने जा रहा है फैसलाबाद में पहली बार हो रहा है, इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, स्टूडेंट्स इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। इसके अंदर 33 गेम्स हैं जिसमें आप अपना टैलेंट जो है वो अपना दिखा सकते हैं। क्या स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, क्या टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, और वो टैलेंट अगर आप जीतते हैं उस गेम को तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर क्रेडेंशियल्स कि आपने वो मैदान के अंदर एक नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। तो हमारे साथ राना अरसलान साहब मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आईलो के और प्रेसिडेंट है अपनी कॉलेज के। अरसलान साहब, आपने मुझे बताया था कि इसमें रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो कब तक जारी रहेगा, ये जरा स्टूडेंट्स को एक दफा फिर बता दीजिएगा जो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। देखें, इसमें जो हमारा टारगेट है ना, उससे पहले जो स्टूडेंट अपना करवा ले तो बेहतर है, क्योंकि टारगेट के बाद ये ऑफ कर देंगे और एज सुन एज पॉसिबल इसका वो अपने रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्द करवाएं ताकि उनको मौका मिल सके इवेंट अटेंड करने का। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ के एंड तक, मींस के आईलो के 2 से 3 दिन पहले तक ना ये ओपन रहेगी रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उसके बाद ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, आईलो के जो इवेंट होने जा रहा है 1 दिसंबर से 2nd, 3rd और 4th, 2nd, 3rd एंड 4th, मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ, 2nd, 3rd एंड 4th दिसंबर जो है ये इवेंट मुनक्किद होगा आईलो का। और इसके तहत रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स करवा रहे हैं उनको इजाजत है, परमिशन है कि वो एंड ऑफ द डे यानी 1st तारीख तक, मतलब 1st दिसंबर तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। एक बड़ा गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्किल्स को, अपनी माहिराना सलाहियतों को जो है वो उजागर करना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनकी सलाहियतों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अब तक जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका है। तो द रूट्स IVY जो है वो आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके तहत आप जो है वो कर सकते हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें हूर ने जो कि प्रेसिडेंट है आईलो की। थैंक यू सो मच हूर फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि बीइंग अ प्रेसिडेंट आप एक क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहती हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है अपनी? आई थिंक दे आर मिसिंग आउट और उनको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा देनी चाहिए। एंड मोर ओवर आईलो एक ऐसा इवेंट है कि एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा जब आप इसके अंदर हिस्सा लेते हैं आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता लगता है, एनवायरनमेंट के बारे में पता लगता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी हैं उनको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए एंड दे शुड गो फॉर इट। अच्छा हूर, मुझे भी बताइएगा कि कितना ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं असलान से बात कर रहा था, कई स्टूडेंट्स उनके अंदर स्किल्स मौजूद होती हैं, देयर इज ऑलवेज देयर, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उस स्किल्स को निकालने का, उन सलाहियतों को उजागर करने का। तो ये आईलो की इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि देर आए दुरुस्त आए, फैसलाबाद में पहली दफ़ा होने जा रहा है, तो इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये हमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि फैसलाबाद के अंदर पहली दफ़ा एक इतना मेगा स्केल का इवेंट होने जा रहा है। तो सबको चाहिए कि इवेंट अटेंड करें, उनको पता लगेगा कि पढ़ाई के अलावा भी हटकर भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि लाइक एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। हूर मुझे भी बताएगा कि आपने इसमें इंसिस्ट किया है इंतजामिया को, आपने इसमें किरदार अदा किया है, या आपको खुद ब खुद जो है वो प्रेसिडेंट चुन लिया गया और फिर आपने इंसिस्ट किया कि ये गेम्स जो हैं, ऐसे इवेंट्स जो हैं वो फैसलाबाद के लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए कोई ऐसा कुछ इवेंट्स क्यों नहीं है, हमारे लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? बिकमिंग द प्रेसिडेंट इट्स लॉन्ग स्टोरी, बट फैसलाबाद के अंदर आईलो पहली दफ़ा हो रहा है एंड फैसलाबाद के आई थिंक सो आई एम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एंड इट्स बिग थिंग फॉर मी। एंड मैं तो चाहूँगी कि इवेंट मेरे अंडर है, मेरी टीम के अंडर है, हम सब के अंडर है, रूट्स के अंडर है, तो ज़रूर आए सब पार्टिसिपेट करें एंड लेट्स मेक दिस इवेंट अ सक्सेस। क्या चैलेंजेस रहे हैं बीइंग अ प्रेसिडेंट, मुश्किलात रही हैं थोड़ी सी? ऑब्वियसली हर चीज़ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड बीइंग अ प्रेसिडेंट आई थिंक सो अपनी टीम को साथ लेके चलना विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स,
वो सबसे बड़ा चैलेंज टास्क रहा है मेरे लिए। हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑन सर्टेन Yes. थिंग, उसके बावजूद आप एक टीम वर्क के जरिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत स्किल्स आपके पॉलिश होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हो रहे हैं, कॉलेज के अंदर अगर हो रहे हैं, तो आपके ऑब्वियसली प्रैक्टिकली या प्रेगमेटिकली जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसकी स्किल्स जो है वो बड़ी पॉलिश हो रही होंगी आपकी। एग्जैक्टली हो रही हैं। अब हम लोग बेसिकली मेरी टीम इज़ अ ग्रेट टीम। मेरी जो टीम है, हम लोग इलेक्शन भी साथ लड़ चुके हैं, तो हमारा आपस में बहुत अच्छा यानी कोऑर्डिनेशन बैठता है। आपने इलेक्शन भी लड़ा है? जी मैंने लड़ा। Being कम्युनिकेशन डायरेक्टर, वी ऑल वॉन द इलेक्शन। You won the election? Yes, I won और the this was for the first time कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया? Yes, this was the first time. फर्स्ट टाइम में लिया और फर्स्ट टाइम में आपने अचीव किया। असलान साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि जो एक सिंगर हैं बोहेमिया, उनकी वजह से एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई है और आउटसाइडर्स भी दे आल्सो वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द आईलो। तो आपको लग रहा है कि इज देयर एनी चांस के जो रजिस्टर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह, उनके कजन्स वगैरह इसका हिस्सा बन सके? देखिए, आउटसाइडर जो है ना वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, और अगर मींस के देखा जाए तो वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो क्या करते हैं आगे, क्या नहीं करते आगे, कोई लड़ाई करेंगे, कोई झगड़ा करेंगे। और हम लोग बिल्कुल हम लोग टीम में हैं, तो इस चीज़ में ना ये चीज़ ख़राब होती है। लेकिन जो रूट्स के स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास, तो इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो वैसे ही अचीव हो जाएगा और आउटसाइडर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे हमारे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें तो मुझे बताएगा हूर के अब तक कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है और हाउ इज द रिस्पांस सो फार? रिस्पांस हैज बीन ग्रेट। हमने ऑलमोस्ट 2 वीक्स के अंदर 350 रजिस्ट्रेशन इजीली करवा ली। हालांकि स्कूल हमारा जो बेसिकली इंस्टीट्यूट है वो बंद है अभी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करवा के हम लोग, हमारे पास इतनी रजिस्ट्रेशन इकट्ठी हो चुकी हैं। अब जैसे ये स्मॉक की वजह से अभी बंद है, तो जैसे ही खुलेगा तो हमारे पास मजीद रजिस्ट्रेशन आएंगे। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द मार्केटिंग? आप किस तरह से इसको मार्केट करते हैं? स्कूल्स बंद हैं ऑब्वियसली, स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, तो अब इसको किस तरह से मार्केट किया जाए? ऑनलाइन किया जा रहा है? वी यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है आईलो 2024, आई थिंक सो, आईलो FST उसका नाम है, एंड उस पर हम लोग अपनी मार्केटिंग टीम एंड मीडिया टीम के साथ मिलकर रील्स बनाते हैं, एंड उसकी वजह से हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स को इतना ज़बरदस्त मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी स्किल्स, अपनी सलाहियतों को जो है उजागर कर सकें। तो 33 गेम्स हैं, इसमें मेनली कौन सी गेम जो है वो सबसे सफ़े अव्वल पर है, उसके बाद बाकी गेम्स हैं, या सारी एक जैसी इक्वल है? आई थिंक सो सारी गेम्स, किसी के एक को ऐसे मकबूल कहना गलत होगा। हर किसी का क्योंकि अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए ज़्यादा गेम्स इसलिए रखी गई हैं कि हर कोई अपनी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रखा जाए। अगर फॉर एग्जांपल किसी को स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वी हैव फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड ऑल दोस गेम्स। अगर किसी को मेंटल गेम्स का शौक है तो हमारे पास बिजनेस आइडियाज़ टाइप की गेम है। देन वी हैव मिनट टू मिनट, किसी को अगर चैलेंजेस पसंद है, तो हर किस्म के इंसान के लिए हर किस्म की गेम्स हैं। अच्छा, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू in this period in of this time? presidentship? Yes. I think the biggest presidentship it would be teamwork. कि टीम को साथ लेके चलना is a big task. Like not कि आपको अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है। अक्सर जगह ऐसा होता है कि टीम थोड़ी सी डगमगा जाती है, तो you have to be the bigger person, you have to let things go and साथ लेके चलना। I really hope कि आईलो जिस तरह से आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप करेगा, बिकॉज द एफर्ट यू गाइज आर पुटिंग इन इट इज़ कमेंडेबल और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हूर मौजूद थे जो कि प्रेसिडेंट आईलो की, उनके साथ साथ राना अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट आईलो के। आईलो जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है 2, 3 और 4 दिसंबर को। इन 3 दिन जो है वो मुनक्किद होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप रूट्स स्कूल IVY के स्टूडेंट हैं तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। यूर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस आईलो, और उम्मीद करते हैं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होगा। फैसलाबाद से रिस्पांस इसका बड़ा ज़बरदस्त आएगा। हूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरसलान, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट शिराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, अपने अहले खाना का, अपने दोस्तों का, अपने हल्का अहबाब में सबका ख्याल रखिए। ढेर सारा। शिराज भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।